बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? खबरें तो बहुत सुनने को मिल रही होंगी आपको इलेक्शंस के हवाले से। आज बाय इलेक्शंस भी हैं सिंध में और बलूचिस्तान के कुछ हलकों में, और इसके साथ साथ सेनेट इंतखाबात के लिए भी जो सरगर्मियां हैं वो तेज होती जा रही हैं। अब 17-18 फरवरी तक जांच पड़ताल होगी जो कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं, लेकिन कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए, फर्दर प्रोसीजर्स चल रहे हैं, बट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अब रीथिंक कर रही है अपने कैंडिडेट्स को जो टिकट्स दी हैं। पार्टी के अंदर कुछ इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, उन पर भी बात करेंगे। फिर कल मुस्लिम लीग नवाज का जलसा हुआ वजीराबाद में। मरीम नवाज ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया और उसके साथ साथ कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। किस हद तक वो जस्टिफाइड थी, इस पर भी बात करेंगे। और भी बहुत कुछ है जो प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सबसे पहले टॉप स्टोरीज। 3 मार्च सेनेट इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन को मुल्क भर से 43 नशिस्तों के लिए 170 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मौसूल। आज सेनेट उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त आवेजा होगी। उधर वजीर आजम का दिए गए टिकट पर नजरसानी और तब्दीली का इंदिया। सिंध से सैफुल्ला और फैसल वाबदा, खैबर पख्तूनख्वा से निजीउल्लाह खाटक और फैसल सलीम से टिकट वापस लिए जाने का इम्कान। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से करवाने का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के तमाम अरकान आज अदालत में पेश होंगे। मुस्लिम लीग नून का वजीराबाद में जलसा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बगैर पंजाब यतीम हो गया। आवाम तो ख्वार हो ही रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खज्जल ख्वार सिलेक्टर हो रहे हैं। मरीम नवाज ने कहा, हुकूमत चोर मचाए शोर को खेल रही है। सिंध असेंबली की 2 और बलूचिस्तान असेंबली की 1 नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की T20 रैंकिंग जारी। ICC के बल्लेबाजों की रैंकिंग में इंग्लिश बल्लेबाज डेविड मिलान पहले नंबर पर मौजूद। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का 4था नंबर। जी वेलकम बैक। टॉप स्टोरीज आपने जान ली। बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का, और सबसे पहले तो सेनेट इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे। सेनेट इलेक्शंस होने जा रहे हैं जी, और इलेक्शन कमीशन को मुल्क भर से 170 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं, और उसके बाद अब जांच पड़ताल का सिलसिला जो है वो चल निकला है। और जांच पड़ताल का सिलसिला कागजात के साथ साथ जनरल नशिस्तों पर भी, टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर भी, खवातीन और गैर मुस्लिम नशिस्तों की जो कि कैटेगरीज होती हैं इलेक्शन कमीशन की, और इनमें जनरल नशिस्तों के लिए 87, टेक्नोक्रेट के लिए 33, खवातीन की नशिस्तों पर 40 और गैर मुस्लिम नशिस्तों के लिए 10 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अब रीथिंक कर रही है, अपने कैंडिडेट से शायद टिकट वापस लेने की बात भी हो रही है। इस पर हम बात करेंगे। एक्स इलेक्शन कमिश्नर हमारे साथ मौजूद है कवर दिलशाद, उन्हें हम खुशामदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कवर साहब। बहुत शुक्रिया कवर साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा, इलेक्शन कमीशन इस वक्त जाहिर है बहुत मसरूफ है, भरपूर काम चल रहे हैं, तैयारियां भी चल रही हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है कि ओपन बैलेट के जरिए होगा या सीक्रेट बैलेट के जरिए, और उससे इलेक्शन कमीशन से भी पूछा गया है। आज उनकी जो है वो समाअत होने जा रही है, कैसा देख रहे हैं आप इस समाअत को? देखो, असूली तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब ने आज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और इलेक्शन कमीशन के अरकान को बुलाया है, तो ये एक बड़ी अहम बात है। आज तक पाकिस्तान के किसी चीफ इलेक्शन कमीशनर को चीफ जस्टिस साहब ने अपनी अदालत में तलब नहीं किया। ये एक अच्छी रवायत भी है, और इसके मतलब ये भी होता है कि आज चीफ इलेक्शन कमीशनर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुकम्मल इख्तियारात बताएंगे कि आपके कितने इख्तियारात हैं जो आप इस्तेमाल नहीं करते। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास बेपनाह इख्तियारात हैं। आप यकीन जाने कि वजीर आजम मुल्क का जो होता है वो भी इलेक्शन कमीशन के अंडर होता है, ताबे होता है एज ए कौमी असम्बली के मेंबर की हैसियत से। अब ये देखिए, इतनी बड़ी वीडियो आई है आपके पेशावर के मामले में, तो एक पार्लिमानी कमेटी हुकूमत ने बनाई। हुकूमत पार्लिमानी कमेटी बनाने की मजाज ही नहीं थी। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार थे कि वो इसकी इंक्वायरी करता है कि वो सेनेट का इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने करवाया था, वहां हॉर्स ट्रेडिंग हो गई, लेन देन हो गया, और कमेटी बना रही है गवर्नमेंट
तो ये हमें समझ में नहीं आता कि हमारी हुकूमत जो है अपने इदारों को इज्जत क्यों नहीं दे रही। लेकिन क्या ऐसे इख्तियारात हैं इलेक्शन कमीशन के पास कि वो खुद से इस चीज का नोटिस ले ले? क्योंकि उस दिन भी आपने ये बात मेंशन की थी और आपकी बात बिल्कुल ठीक थी कि विफाकी हुकूमत को दरख्वास्त लेकर इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए, लेकिन क्या खुद साख्ता नोटिस ले सकती है इलेक्शन कमीशन अगर गवर्नमेंट की तरफ से एप्लीकेशन नहीं आई? तो आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान यही उनको एहसास दिलाएंगे जो आप फरमा रही हैं ना, यही तो कहेंगे कि ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आपने आज खुद क्यों नोटिस क्यों नहीं लिया? आपके पास इख्तियारात हैं, आप प्राइम मिनिस्टर को तलब कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को तलब कर सकते हैं, इसलिए कि उसने प्रेसिडेंट पाकिस्तान भी तो एक कौमी असम्बली के मेंबर की हैसियत से उन्होंने बाद में इलेक्शन लड़ा और बाद में इस्तीफा दे के इंतखाब लड़ा, लेकिन इंतखाब तो इलेक्शन कमीशन ने करवाया ना प्रेसिडेंट पाकिस्तान का, उसका नोटिफिकेशन भी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करवाया ना। तो अब इसी तरह स्पीकर जो है कौमी असम्बली का, उसको भी तलब कर सकता है इलेक्शन कमीशन के भाई बताएं आपके बारे में वीडियो आ रही है, क्या मामला है, आप इसकी सफाई क्यों दे रहे हैं आप? तो ये मामला आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है चीफ इलेक्शन को इतना पावरफुल कर देंगे कि कल मैंने प्रोग्राम में बताया था कि अगर ये हॉर्स ट्रेडिंग हुई, इसमें गड़बड़ होगी, वीडियो आ गई, आईडियो आ गई, तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सेनेट के इलेक्शन को कलदम करार दे सकता है। 2018 इनके पास है। आज इख्तियार का चैलेंज जो है ना वो चीफ इलेक्शन कमीशन को बता दिया जाएगा अपने ऑनरेबल चीफ जस्टिस की तरफ से कि आपके पास आर्टिकल 218 के तहत आप जो कहें, जो कदम उठाएं वो आईनी और कानूनी होगा, लेकिन शफाफियत कराना, गैर जानबदार इंतखाब करवाना और मुल्क के अंदर एक सही मायनों में एक ऐसा इंतखाब जो काबिल इत्मीनान हो, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। इस लिहाज से आज उनके दिल में एहसास पैदा हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं बताऊंगा आपको कि जो हमारे जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशनर है, इनके अंदर हौसला भी है, जरूरत भी है। मैं इनके साथ कई बारी मुलाकातें हुई हैं, तो मैं इनकी शख्सियत से बड़ा मुतासिर भी हुआ हूँ। तो ये कुछ ना कुछ जो है अब सेनेट के मामले में बड़ा अहम कदम उठा भी देंगे। अच्छा कंवर साहब ये बताइएगा, आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास बहुत इख्तियारात होते हैं और ये भी कहा जाता है कि खुद मुख्तार इदारा है, जाहिर है अगर फोरेंसिक हो जाता है इन वीडियोस का और वो तमाम चीजें साबित हो जाती हैं, चूंकि आप बात को उस तरफ ले ही गए तो मैंने सोचा कि इस पर भी पूछ लें आपसे, तो क्या डायरेक्ट ऑर्डर जारी कर सकता है इलेक्शन कमीशन के वो नाअहल हैं और वो अपनी अपनी सीटों से जो है वो बर्खास्त हो जाएंगे? चीफ इलेक्शन कमीशनर जो है वो उनको नाहल करार दे सकता है, उनको ताहयात नाहल करार दे सकता है, उनको 3 साल की सजा दे सकता है, उनको 10 साल के लिए कौमी सूबाई असम्बली के इलेक्शन से नाहल करार दे सकता है। ये तो चीफ इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मौजूद है कि उसमें एक लफ्ज है, एक हमारा आयन में इतनी लंबी चौड़ी दास्तान नहीं होती, एक लाइन लिखी जाती है। वो लाइन ये लिखा गया है इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन 167 और 168, उसमें यह लिखा हुआ है कि ब्राइबरी, करप्शन, हॉर्स ट्रेडिंग, इन्फ्लुएंस, तरगीब, लालच, धमकी, इसमें अगर कोई आता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके खिलाफ कार्रवाई करने का मुकम्मल तौर पर मिजाज है। तो ये एक 3 लाइनें आ गई, उस 3 लाइन के तहत ये सबको तलब कर सकता है। अब ये भी बुला सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्राइम मिनिस्टर साहब को, जनाब आप हर जलसे में ये कहते हैं मुझे किसी ने अरबों रुपए की ऑफर की, तो बराए मेहरबानी हमारे चैम्बर में आके ये बताएं कि कौन सी वो शख्सियत थी जिसने आपको अरबों रुपए की ऑफर की थी। अगर प्राइम मिनिस्टर अपने नाम नहीं बताते तो एज ए कौमी असम्बली के मेंबर की हैसियत से इलेक्शन कमीशन की मेंबरशिप खारिज कर सकता है। ठीक है कि आप गलत इदारे से काम ले रहे हैं। बिल्कुल सही, यानी कि गलत इदारे से काम ले रहे हैं, आप इदारे को बदनाम कर रहे हैं, आप मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल इदारों को बदनाम कर रहे हैं। आप बताएं किस कौन सा आदमी है जिसने आपको अरबों रुपए की ऑफर की है और कौन सी शख्सियत है जिसने बलूचिस्तान में। बिल्कुल सही, यानी कि इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार है और वो किसी भी मुतालिक, जैसे आपने उस शिक के मुताबिक कहा कि अपना डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले सकता है। अब ये कहिएगा कि इलेक्शन कमीशन को मुल्क भर से 170 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा हुए और जाहिर है उनका ताल्लुक मुख्तलिफ पार्टी से है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब रीथिंक कर रही है। कुछ अरकान के कागजात नामजदगी जमा तो हो गए हैं, लेकिन वो रीथिंक कर रही है कि उनसे पार्टी टिकट वापस लिया जाए, और अगर वो वापस लेती है तो जाहिर है किसी और को भी नामजद करना होगा, लेकिन डेट तो गुजर चुकी कागजात नामजदगी जमा कराने की। इसमें प्रोसीजर क्या होगा? अगर पार्टी टिकट वापस ले लेती है तो क्या इलेक्शन कमीशन उनके कागजात नामजदगी फारिग करा देंगे? नहीं, उसमें ये होता है कि एक असूल है, जब इलेक्शन कमीशन कोई भी शेड्यूल जारी करे, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली या सेनेट का, तो उसमें एक टाइम होता है जांच पड़ताल का, स्क्रूटनी होती है। तो जांच पड़ताल के बाद
ये उस जांच पड़ताल के दौरान ही उन्हें अपनी पार्टी का टिकट जाहिर करना होता है कि मैं इस पार्टी का नुमाइंदा हूं। तो पार्टी के सरबराह की तरफ से या सेक्रेटरी जनरल की तरफ से उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो अगर वो सर्टिफिकेट दे देते हैं पार्टी की तरफ से तो वही पार्टी का नुमाइंदा तस्वर किया जाएगा, और जो पार्टी का टिकट नहीं देंगे उसके कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो जाएंगे जी। तो ये एक तरीकाकार है। लेकिन अगर कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो जाएंगे तो क्या ये गुंजाइश मौजूद होती है कि पार्टी अगर किसी और को टिकट जारी करता है तो वो उसी वक्त कागजात नामजदगी जमा करा दे? वो जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हुए हैं उनमें से किसी को टिकट देंगे। अब कोई दूसरा अब जो है उसमें कागजात नामजदगी आज सरे नो देने का तारीख गुजर गई, कल 15 फरवरी को। इसके बाद कागजात नामजदगी जमा नहीं होंगे। उन्हीं कागजात नामजदगी में से किसी शख्स को कह देंगे हम आपको टिकट दे रहे हैं, तो वो तो पार्टी के सरबराह की बकाबा सवाबदीद पर है। तो ये तो कोई ऐसा मसला नहीं है। और जितने भी फिर ऑर्डर जारी करेंगे कि जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराई वापस ले लें, तो ज़ाहिर है वो सब के सब वापस ले लेंगे। तो जो एक मुकर्रर तादाद जिनके पास टिकट होल्डर होंगे वो इलेक्शन लड़ेंगे, या फिर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ सकता है, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जब आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा तो ज़ाहिर वो हार्स ट्रेडिंग भी करेगा, पैसा भी लगाएगा, इसलिए वो वहाँ एक हार्स ट्रेडिंग होती है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को एक कानून बनाना चाहिए कि सेनेट में आज़ाद उम्मीदवार की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, वो किसी न किसी पार्टी का मेंबर होना चाहिए। तो या उस पार्टी की नुमाइंदगी कितनी है। अब सबसे बड़ी आसान तरीका है, इलेक्शन कमीशन को भी गौर करना चाहिए कि एक ऐसी पार्टी जिसके 21 मेंबर हैं कौमी असम्बली, इसके सूबाई असम्बली के, मसले मुतहदा कौमी मूवमेंट की बात कर रहा हूं मैं, उनके 21 है सिंध असम्बली में, उन्होंने उनका एक सीट, उनका एक नुमाइंदा बनता है और एक नुमाइंदा कि वहाँ 22 आदमियों से 23 की तरफ से एक अपना इलेक्ट होगा सेनेटर। अब उन्होंने 3-3, 4-4 आदमी खड़े कर दिए। जब आपने 3-4, 4-5 कैसे खड़े कर दिए? आपके पास तो गुंजाइश एक आदमी की है। इसी तरह सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 4 मेंबर हैं सूबाई असम्बली के, उन्होंने 3 आदमी खड़े कर दिए। कमर साहब आप बहुत ज्यादा एथिकल ग्राउंड्स पे बात कर रहे हैं, आप पूरे करेंगे, आप बहुत ज्यादा एथिकल ग्राउंड्स पे बात कर रहे हैं। ऐसा होता नहीं है, ये आप भी बेहतर तौर पर समझते हैं। जितने एथिक्स को फॉलो किया गया था 2018 में, उसकी मिसालें भी हमने देख ली हैं। तो ना तो जमीर के ऊपर बात होती है, ना एथिक्स के ऊपर बात होती है। हॉर्स ट्रेडिंग की टर्म सिर्फ इस्तेमाल नहीं की जाती, एक्चुअली एग्जिस्ट भी करती है। तो आपकी बात तो ये बिल्कुल ठीक है कि इलेक्शन कमीशन इस चीज का भी नोटिस ले सकता है, लेकिन लिया नहीं जाता। अब सिर्फ एक चीज और क्लियर कर दीजिएगा कि अगर 2 नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो हमारे जराए के मुताबिक सामने आ रहे हैं कि शायद उनसे टिकट वापस ले लिया जाए, फैसल वाबदा हैं और फैसल सलीम हैं और कुछ केपीके से नजीउल्लाह भी हैं, तो क्या अगर उनसे पार्टी अपना टिकट वापस ले लेता है तो वो आजाद हैसियत से इलेक्शन कंटिन्यू कर सकते हैं, लड़ सकते हैं अगर अपने कागजात नामजदगी वापस ना लें? फैसल वाडा आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते क्योंकि वो पार्टी के वजीर भी हैं और कौमी असम्बली के मेंबर भी हैं। ठीक है। अगर उन्हें आजाद उम्मीदवार की ऐसे इलेक्शन लड़ा तो फिर इमरान खान बतौर चेयरमैन पीटीआई उसको बरतरफ भी कर सकते हैं, डिसमिस भी कर सकते हैं, ये मामला है। लेकिन बाकी और कोई भी शहरी जो है जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं तो वो आजाद उम्मीदवार के तहत इलेक्शन लड़ने के मजाज है। आइन और कानून में उनके लिए गुंजाइश मौजूद है। अब पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रहे हैं ना सर, अब ऐसा नहीं है कि ये लोग पार्टी छोड़ देंगे और आजाद हैसियत से सामने आ जाएंगे, बट पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रहे हैं कि कहां कहां गुंजाइश मौजूद होती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार है और बेपनाह इख्तियारात मौजूद हैं। वो चाहे हॉर्स ट्रेडिंग की वीडियो स्कैंडल के हवाले से बात करनी हो, वो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से बात करनी हो, या सेनेट इंतखाबात में ओपन और सीक्रेट बैलेटिंग के हवाले से डिसीजन लेना हो, तो ये आज वाज़ेह हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पूरी हेयरिंग के बाद और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। और ये तमाम मामला जो है वो आप खुलकर हमारे सामने रख रहे थे कि बहुत सी चीजें आंखों के सामने होती हैं और अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो उसका नोटिस लेकर उस पर कार्रवाई हो सकती है क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात मौजूद हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलेंगे। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 जहां पर लापता हुए कुछ कोपैमा और 10 दिन गुजर गए हैं, अभी तक उनका पता नहीं लग सका। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और इस पूरे सिनेरियो के हवाले से हमने आपको बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था कि असल में होता क्या है, डेथ जोन कहां पर है, राब्ता कहां पर मुनक़ता हुआ उनके साथ। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 10 रोज गुजर गए लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। अली सतपारा और उसकी टीम अभी तक
रेस्क्यू का मौसम की मुनासिबत से जो ऑपरेशन है वो मुसलसल जारी है और आज इससे मुतालिक अहम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। और प्रेस रिलीज में ये कहा गया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों सेटेलाइट तस्वीर भी ली गई हैं। सेटेलाइट तस्वीर से मुमकिना मकामात की निशानदही भी की गई है, जबकि F-16 तैयारे से फोटोग्राफिक सर्वे भी किया जा रहा है। और ये ऑपरेशन मुसलसल जारी और सारी है, जिसमें मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि निशानदही की जा सके। और इसके साथ साथ आर्मी सूबाई हुकूमत के ताउन के शुक्रगुजार हैं। जितने भी उनके फैमिली मेंबर हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है इस पर भी बात करेंगे और प्रेस रिलीज भी इस पर बाकायदा जारी कर दी गई है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलेंगे जी। एवरेस्ट सर करने का जाली दावा और 2 कोहपेमा जो हैं उनका ताल्लुक भारत से है, जिन्होंने ये कहा है कि उन्होंने एवरेस्ट को सर कर लिया, लेकिन शकूक व शुबहात मौजूद थे इस हवाले से और जब उस पर इन्वेस्टिगेट किया गया तो सारा मामला जो है वो खुलकर सामने आ गया। नेपाल ने 2016 में माउंट एवरेस्ट जो है वो सर करने का दावा करने वाले 2 भारतीय शहरियों और उनकी टीम लीडर पर तहकीकात के बाद 6 साल के लिए मुल्क में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। और फिर नेपाल ने 2 भारतीय कोहपेमाओं और उनकी टीम लीडर पर उस वक्त 6 साल की पाबंदी आयद की जब तहकीकात के बाद नेपाली हुकाम ने यह इंकशाफ किया कि उन्होंने 2016 में जाली तौर पर एवरेस्ट सर करने का दावा किया। नेपाल की हुकूमत ने भारतीय रियासत हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले कोहपेमा नरेंद्र सिंह और सिमारानी गोस्वामी के समिट सर्टिफिकेट को भी मंसूख कर दिया, जबकि 4 साल की तहकीकात के दौरान इन दोनों नेपाल में कोहपेमाई से इनको रोक दिया गया। और फिर 2016 में इस जोड़े ने दुनिया की सबसे बुलंद तरीन माउंट एवरेस्ट की जो तस्वीर शेयर की वो काबिल कबूल नहीं थी। फिर उन्हें समिट सर्टिफिकेट भी पेश किया गया था और 2020 अगस्त में भारतीय हुकूमत की जानिब से मुमताज एडवेंचर अवार्ड भी उनके लिए उसको नामजद किया गया। ताहम इस जोड़े की जानिब से ये जो दावा था इस पर कई सवालात उठना शुरू हो गए। फिर 14 रुकनी निजी मुहिम के तहत जो है कोहपेमाओं ने चोटी तक पहुंचे बगैर ही नीचे उतरते उन्हें देखा जा सकता है। सैटेलाइट इमेजेस मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है और अगर आप ऐसे झूठ बोलेंगे तो वो सामने आएगा। और भारत के बेपनाह झूठ हर फील्ड में नजर आते हैं, सामने आते हैं और ऐसा ही हुआ जी। जाली दावा किया गया और अपनी तरफ से भारतीय सरकार उनको अवार्ड भी देने वाली थी, जबकि 6 साल की तहकीकात में यह वाज़ेह हुआ कि सरासर झूठ बोला गया, धोखा देने की कोशिश की गई और चोटी सर कर किए बगैर ही वापसी का सफर जो तय किया गया वो जिस भी वजह से हो, वो मौसम की खराबी की वजह से भी हो सकता है, वो पॉसिबिलिटीज की वजह से भी हो सकता है कि नहीं रहा होगा पॉसिबल उस चोटी को सर करना, लेकिन आपने झूठ बोल दिया, हेरा फेरी शुरू कर दी, आपका पुराना वतीरा है और फिर दुनिया को आपने ये मजबूर किया कि वो माने। तो ऐसा होता नहीं है जी, दुनिया तहकीकात के ऊपर चलती है और जब इन्वेस्टिगेशंस हुई तो भारत का ये चेहरा जो है वो सामने आया कि जिस तरह से उन्होंने अपना परचम लहराया वो माउंट एवरेस्ट नहीं थी, वो वहीं से वापस आ गए थे और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसी के साथ जी हम एक छोटी तरफ चलते हैं, ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इलेक्शन का मिनी सीजन चल रहा है, कहीं बाय इलेक्शन आज हो रहे हैं, कहीं होने वाले हैं और फिर सेनेट इंतखाबात और सेनेट इलेक्शंस भी हैं। तो वजीराबाद की इंतखाबी मुहिम का अगर हम जिक्र करें जो बाय इलेक्शंस के लिए की जा रही है और इसके साथ साथ मरीम नवाज जो वहाँ पर कल मौजूद थी, उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, पंजाब की बात की और फिर सेलेक्टर्स का भी जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि वो जब पंजाब की बात करती हैं तो हुकूमत को बड़ी मिर्चें लगती हैं। मरीम पंजाब की बेटी है तो पंजाब की बात क्यों ना करे। वजीराबाद की इस इंतखाबी मुहिम के जलसे में उन्होंने कहा कि मैंने डस्का में पंजाब की बात की तो हुकूमत नाराज हो गई और फिर उन्होंने कहा मरीम सिंध जाती है तो सिंध की बात करती है, बलूचिस्तान जाती है तो अपने प्यारों की लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज करने वालों को गले लगाती है। जब खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाती है तो मरियम पाकिस्तान की बेटी है और जहां जाएगी उस इलाके की बात करेगी। साथ ही साथ उन्होंने कल ये भी कहा कि सेलेक्टर्स जो हैं वो परेशान होकर रह गए हैं इस हुकूमत की नाअहली को देखकर। इसके साथ साथ कुछ और तस्करे भी किए उन्होंने, कुछ और बातें भी की। तो उनकी बातें ये किस हद तक जस्टिफाइड थी, क्योंकि आवाम का जिक्र भी किया उन्होंने जो महंगाई की चक्की में पिसते चले जा रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू आल्सो।
थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। कल आपने ये देखा ही होगा मुस्लिम लीग नवाज का इंतखाबी जलसा, और उसमें मरियम नवाज काफी जोश और काफी जज्बे के साथ बोल रही थी, लेकिन क्या आप उनकी बातों से इत्तफाक करते हैं? क्या वो जस्टिफाइड हैं जिस तरह से वो बार बार मुसलसल हुकूमत की बात भी कर रही हैं, फिर सेलेक्टर्स की बात भी कर रही हैं, फिर अवाम की बात भी कर रही हैं? मेरा ख्याल है कि कंफ्यूजन बहुत बढ़ गया है हर तौर, हर जगह, हर पार्टी में। इवन लाने वाले जो हैं वो भी कंफ्यूज हैं सारी सूरत से। तो ऐसी कंफ्यूज सूरत में इसी किस्म की तकारीर सुनने को मिलती हैं। आप देख लें कि हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि पैराशूटर्स को सेनेटर नहीं बनाएंगे, उन्होंने टिकटों पर नजरसानी का फैसला कर लिया। कहाँ कल तक वो टिकटें दे रहे थे, आज नजरसानी शुरू हो गई है, इसका मतलब वो भी कंफ्यूज है। और ये कंफ्यूजन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी है कि उसके अख्तियारात क्या हैं। अब उसके अख्तियारात को समझाने के लिए आज चीफ जस्टिस साहब ने कर लिया कि आइए हम आपको बताते हैं कि आपके अख्तियारात क्या हैं। ये भी कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन तो हर तरफ फैला हुआ है। इफ्तिखार साहब, पैराशूटर आपने कह दिया, और जिनके ऊपर नजरसानी की जा रही है वो एक मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, वजीर भी हैं। तो पैराशूटर वजीर हो सकता है, मेंबर असम्बली हो सकता है, सेनेटर नहीं हो सकता। ये देखना, इसी को तो कंफ्यूजन कहते हैं। यदि मैं एक अमल करता हूँ और ईमानदारी से अमल को सही समझता हूँ, फिर चंद दिनों के बाद मुझे एहसास होता है कि मेरा अमल दुरुस्त नहीं है, तो मैं दुरुस्तगी तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं दुरुस्तगी किस वक्त कर रहा हूँ? जब एक और एमएनए चीख रहा है वहां पे बैठ के कि जनाब ये आदमी गलत है। अब यहाँ से वो कंफ्यूजन स्टार्ट होता है जी। हाँ, वो नजीबुल्लाह खटक के हवाले से हो, फैसल सलीम के हवाले से हो, कैफुल अबू के हवाले से हो, फैसल वादा के हवाले से हो, किसी के वजह देखिए कंफ्यूजन। आपने कहा कि मोहतरमा मरियम साहबा ने कल बहुत जबरदस्त तकरीर फरमाई है कि पंजाब की बात लाजमी करूंगी, ठीक है। नतीजा हुआ कि उन्होंने ये फिक्रा तो कह दिया। रात गए तक मेरे तमाम जो दोस्त दूसरे सूबों के रहने वाले, उन्होंने मेरी जिंदगी हराम कर दी इस फिक्रे के ऊपर। बात उन्होंने की, मरियम नवाज ने और जवाब भी मैं मुझसे हो रही थी कि भाई तू पंजाब में बैठा क्या बातें कर रहा है। तो मैं क्या कहता कि भाई उन्होंने क्यों कहा, कैसे कहा, इसके पीछे क्या वजह होगी, इसके आगे क्या वजह होगी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कंफ्यूजन तो इतना बढ़ गया है कि हर आदमी कंफ्यूज है, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला और क्या नहीं होगा। ये मसला है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम बराबर, एक तरफ तो ये भी चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि हाँ जी, जिस तरह काउंटर फाइल होता है आम इलेक्शन में, आपको पता है, आपको जब वोट डालने जाती हो तो पर्ची जब दी जाती है तो एक जगह आपसे अंगूठा प्रेस हुआ जाता है, दस्तखत किए जाते हैं काउंटर फाइल पे, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर साहब का ये भी ख्याल है कि ऐसा काउंटर फाइल भी होना चाहिए ताकि कल चेक हो जाए कि सीरियल नंबर 13 का जो वोट है वो किधर गया। अब देखो कितनी अजीब सी बात है, क्या एक पर्ची के ऊपर 13 भी लिखा होगा, 13 भी लिखा होगा, और काउंटर फाइल पे जो मैंने काउंटर फाइल पे इफ्तिखार अहमद अपना साइन करता है, अंगूठा लगाता है, और 13 नंबर की पर्ची किसी ऐसे आदमी के डब्बे से निकलती है जो इफ्तिखार अहमद की पार्टी का नहीं है। तो फिर भाई किधर रही सीक्रेसी? फिर सारी खेल है क्या? तो इसका मतलब हुकूमत कंफ्यूज, ऑर्डिनेंस लाके, सुप्रीम कोर्ट कंफ्यूज कि हमें क्या करना है जब हमारे पास रेफरेंस है प्रेसिडेंट का, और ये और इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज, मैं क्या करूं? कौन कंफ्यूज नहीं है? सब ऐसा ना हो कि कोई कह दे मैंने नहीं खेलना, इतनी कंफ्यूजन हो जाए वो कहे हम नहीं खेलते। नहीं दोस्त, मैं तो एक बात, मैं आपको प्रोग्राम का पार्ट 1 सुन रहा था, मुझे एक बात उनकी अच्छी लगी, मेरे दोस्त की, और मैं उसमें एक इजाफा करना चाहता हूँ। देखिए, ये सेनेट जो है ये इसलिए बनाई गई थी कि सूबों को ये एहसास ना हो कि कोई बड़ा सूबा अपनी जो अददी ताकत है जो उसकी पार्लियामेंट में, उसकी बिना पर ऐसी चीजें कर जाए जिससे छोटे सूबों के हकूक तलफी हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन हो क्या रहा है, आज आप कल शाम तक आप इस्लामाबाद के रिहायशी होते हो और परसों सुबह आप कराची के रिहायशी होकर सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे होते हो। ये मैं समझता हूँ जहाँ इतनी डिबेट शुरू हुई है इस वक्त में अच्छे और शफाफ इंतखाबात के अमल की, तो ये मसला भी फिर है कि जनाब कोई इलेक्शन लड़ेगा जो कम से कम 10 या 15 साल से वहाँ रिहायशी हो जी। ये नहीं सुबह परसों रात तक तो मैं कराची का रिहायशी था, मैंने फिर अपना वोट ही ट्रांसफर करवा दिया इस्लामाबाद की चुनाव। नो, ये प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। ये जब इतनी बातें कर रहे हैं ना तरमीम को करने की, बेहतर करने की,
तो मैं भी इसमें और कंफ्यूजन फैलाने की जरूरत करता हूँ, और मैं एक नया कंफ्यूजन फैला रहा हूँ कि सेनेटर वो होना चाहिए जो वहां का कम से कम 10-15 साल का रिहायशी हो। आपका अगला सवाल क्या है? बिल्कुल सही, असूल की बात आपने की है, लेकिन माजरत के साथ ना तो यहाँ असूल चलते हैं, ना एथिक्स चलते हैं, ना ही उन ग्राउंड्स के ऊपर काम होता है। जिसकी जहाँ पर चलती है वो चलाता है और फिर उस मुतल्लिका ओहदे के ऊपर आकर बैठ भी जाता है। मेरा अगला सवाल बड़ा सिंपल सा है, आप ही के जवाब में से है। आपने कहा कि लाने वाले भी कंफ्यूज हैं, इससे मुराद आपकी डेफिनेटली आवाम है। आवाम बेचारी महंगाई के पिस रही है, उस चक्की के तले पिसती चली जा रही है। अब पीटीएम के प्लेटफॉर्म से बार बार इसकी बात तो की जाती है, लेकिन आपको लगता है कि ये फेयर है जब भी पार्लियामेंट में या कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां ऑपोजिशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, बात होती है तो ऑपोजिशन वॉकआउट कर जाती है। जल्द से जुलूसों में ऐसा लगता है कि सिर्फ आवाम का दर्द है उनके दिल में। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पीडीएम को बतौर एक पॉलिटिकल एंटिटी तो मानता हूं, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि पीडीएम मेरी नुमाइंदा है। पीडीएम पाकिस्तान की अशराफिया की नुमाइंदा है। जिस तरह दूसरी तरफ भी पाकिस्तान की अशराफिया, मतलब 2 आदमी ऐसे हैं जो सेनेट के मेंबर बन जाएंगे जिनका पाकिस्तान की सियासत से ताल्लुक ही नहीं है। वो सियासत को अपनी जाती जिंदगी में बुरा समझते हैं। एक पहले भी सेनेटर रह चुका है जी। वो बाहर मुलाजमत करते हैं, बाहर के इदारों को सर्व करते हैं, उनको कंसल्टेंसी देते हैं, उनसे कंसल्टेंसी की फीस देते हैं और पाकिस्तान के सेनेट के रुकन बन जाएंगे जी। तो हमें क्या बात करना चाह रहे हैं? तो यकीन करें, मुझे ना पीटीआई की समझ आ रही है, ना मुझे पीटीआई की समझ आ रही है। दोनों लोग इक़्तिदार की जंग में हैं। तो हो क्या रहा है, मैं अपने शहर की बात करता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं, गालियां देते हैं कि यार तुम उस पर ख्याल नहीं आया जिसके तेरे दोस्त थे हुक्मरान खान। ये अजीब रवैया ये है कि आप पूछेंगी कि चीजें महंगी क्यों हो गई हैं, तो एक ग्रुप कहता है वो आज पूछ रहा है चीजें महंगी हो गई हैं, तो चीजें तो कभी महंगी थी। इतना खौफनाक डीपोलिटिसाइज कर दिया गया सिस्टम को, और इसकी गवाह सियासी जमातें हैं। सियासी जमातों ने लोगों को सियासी शोर नहीं दे रही। ये मामला उनके तकरीरों में जेरे बहस नहीं आ रहा कि ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं। बिल्कुल सही इफ्तिखार साहब, और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आवाम की नुमाइंदगी तो किसी जमात की तरफ से नहीं हो रही है। लेकिन मैं वापस अपने टॉपिक की तरफ भी आऊंगी, और एक सवाल जो मेरा रह गया था मरीम नवाज साहबा की तरफ से, जो आपने कहा भी कि वो पंजाब की बात करते हैं, तो लोग फिर आपसे भी पूछना शुरू हो जाते हैं कि क्यों पंजाब की बात हो रही है, क्यों ऐसे बात हो रही है। कल उन्होंने एक और जिक्र किया जिसमें वो लाइटर नोट पर बात कर रही थी कि मैंने एक सर्जरी के लिए बाहर जाना है, लेकिन मैं दरखास्त नहीं दूंगी, इनसे नहीं पूछूंगी। इस बात को पकड़ लिया हुकूमती अरकान ने, और बहुत से ऐसे लोगों ने फिर ये स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दी कि वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही हैं, लेकिन हुकूमत उनको वो रास्ता नहीं देगी। तो इनडायरेक्टली जो एक नारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगाती है और उसकी हुकूमत में बार बार रिपीट किया जाता है कि एनआरओ नहीं दूंगा, उसी की एक किस्म के ऊपर बात कर रहे थे कि हम इन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं देंगे, इजाजत नहीं देंगे। आपको लगा कि वो वाकई में ये इजाजत मांग रही है? देखें, कौन किससे इजाजत मांग रहा है ये अगले 2 सालों में हम सबको समझ आ जाएगी। तो अगर वो देखें तो ये बुनियादी सवाल बहुत खौफनाक शुरू हो जाता है। क्या हमने इतने सालों हुक्मरानी की, हम ऐसे हॉस्पिटल्स नहीं बना सके जहाँ पे इलाज हो सके? तो बड़ा बुनियादी सवाल है। मेरा तो खैर इलाज होने ही ना, मेरे पास पैसे हुए, मुझे डॉक्टर से लगा, पहले वो डॉक्टर 3,000 रुपये फीस ले रहा है जो गैर कानूनी है। 10 महीने वो मुझे देता है, 3,000 रुपये देता है ना, उसकी वो पक्की रसीद देता है, ठीक है। अब मुझे जाना है अस्पताल, जो पास पैसे नहीं है। तो इस मुल्क में ऐसे हॉस्पिटल होने चाहिए थे ना जहाँ पे मरीम साहबा जैसी खवातीन जो है अशराफिया की नुमाइंदगी भी करती हैं साथ के साथ साथ उनका इलाज हो सके। तो ये दुख की बात है, ये हमारा एडमिशन है कि हम 70 साल में इस शोबे में भी कोई तरक्की नहीं कर सके। बिल्कुल ठीक। बाकी नहीं, जो जिस खातून ने उनका जवाब दिया है उस खातून के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक, खातून नहीं, वैसे सभी कह रहे हैं, शिबली फराज साहब ने भी कहा, इफ्तिखार साहब, लेकिन ये बात तो आप पर तभी वाज़ेह हो। मैंने खातून का बयान पढ़ा कि ये राजकुमारी ये चाहती है,
उस खातून के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है, लेकिन इफ्तिखार साहब आप मुझे नहीं समझ आई कि आप इतना हैरान क्यों हुए, क्योंकि ये हेल्थ सिस्टम हमारा कहाँ स्टैंड करता है ये तो तभी वाजे हो गया था जब नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे इलाज के लिए और पॉसिबल नहीं था कि मुल्क में उनका इलाज हो सके। अब चूंकि बात हो रही है, आवाज आपकी कट गई, मुझे दोबारा सवाल बताएंगे। मैंने ये बोला कि ये आप हैरान हुए हैं, लेकिन हैरान होना बनता नहीं है। ये हेल्थ सिस्टम कोलैप्स्ड है, यहाँ फैसिलिटीज मौजूद नहीं है, ये तो तभी वाजे हो गया था जब नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे। अब चूंकि वो बाहर हैं और उनका एक और मामला खुलने वाला है पासपोर्ट के ऊपर कि उनका पासपोर्ट, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, जो कुछ मैंने कहा आज उसी तक ही मामले को चलने नहीं, क्योंकि आवाज आपकी कट रही है। ये ना हो कि मैं कोई ऐसी बात कह दूं जो मुझे समझ ही ना आई हो और बाद में सारा दिन मेरा बयान बचता रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आपने जितनी बात की उसमें भी पूरा समअप हो गया, आपकी क्लैरिफिकेशन भी आ गई और आपका तज्जिया भी आ गया। और अब से आप खुद भी कह रहे थे कि बहुत से लोग अग्री करेंगे, बहुत से लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन फैक्ट्स को कोई डिनाई नहीं कर सकता। और आप हमेशा जब आवाम की बात करते हैं तो आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि कोई पार्टी इस वक्त आवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रही। आवाम जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं वो खुद ही अपना बोझ उठा रहे हैं, कोई अभी तैयार नहीं है उनका बोझ बांटने के लिए या तैयार होने के लिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलेंगे, जहां बहुत ज्यादा तनकीद की जाती है, बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की जाती है, वहीं पर चीज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होकर भी सामने आती है। जी हां, मैं बात कर रही हूं पीएसएल शुरू होने वाला है और पीएसएल के तराने की, जिसे नाकिदीन ने बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया। अली जफर को भी हरा दिया और ये वो गाना बन गया जो पिछले तमाम तरानों से सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। तनकीद कीजिए, उन्हें तो फेम मिल रहा है और गाना फेमस भी हो रहा है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो एनर्जी इस गाने में महसूस की गई है, आई कंप्लीटली अग्री विद इट कि बड़ा एक ज़बरदस्त जो टेम्परामेंट है वो क्रिएट किया गया है। आप तनकीद करिए, लेकिन डायरेक्टली इस तरह से कि अपनी ही चीज़ को डिसोन करना शुरू कर दें, मैं समझती हूँ ये नहीं होना चाहिए। तो वो कहता है ना कि आई एम नॉट श्योर वे किथे या क्राउड वे, तो क्राउड जो था वो सोशल मीडिया पर था एंड उसी वजह से ये गाना सबसे ज़्यादा देखा भी गया और पसंद भी किया गया। तो ज़बरदस्त गाना जी ये, और आप चल भी रहा है और अब पीएसएल शुरू भी हो जाएगा, तो फिर मुझे लगता है ज़बान ज़दे आम भी हो जाए। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम हमेशा एक बात करते हैं कि ख़वातीन को एम्पावर किया जाए, ख़वातीन को मुल्की मईशत में एक अहम रोल प्ले करना पड़ेगा, वो चाहे छोटे लेवल पर ही क्यों ना हो, वो चाहे स्मॉल बिजनेसेस की सूरत में ही क्यों ना हो। और जितनी ख़वातीन की पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, यकीन जानिए कि अगर वो एम्पावर हों तो हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अब बात आ जाती है फाइनेंस की कि आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी सेटअप लगाना है, तो ख़वातीन को सपोर्ट नहीं मिलती, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए उन्हें देखना पड़ता है। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ख़वातीन को एम्पावर करने में उनकी मदद फराहम करते हैं, और फिर स्मॉल सेटअप से दे ग्रो एंड दे एक्सप्लोर, और वो फिर उनका बिजनेस फैलता चला जाता है। और ना सिर्फ वो खुद एम्पावर होती हैं बल्कि अपनी फैमिली को साथ लेकर आगे चलती हैं। तो ऐसी ही एक मिसाल हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने छोटे लेवल पर एक सेशन के थ्रू शुरू किया एंड नाउ शी इज अर्निंग माशाल्लाह अ वेरी हैंडसम अमाउंट। अपने घर को सब है, खुद इंडिपेंडेंट भी हैं, एम्पावर भी हुई हैं, एंटरप्रेन्योर भी। और ये तमाम सिलसिला कैसे चला, किस तरह से उनकी मदद की गई, क्योंकि हम आज जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं जो ख़वातीन को एम्पावर करने में अपना रोल प्ले करती है, दैट इज़ USAID, जिसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं और वो ख़वातीन को उनके बिजनेसेस में ना सिर्फ फाइनेंशियली हेल्प करते हैं बल्कि पूरा उनका जो जर्नी है उसमें उनको सपोर्ट फराहम करते हैं। और ऐसा ही एक नया प्रोजेक्ट भी उनको शुरू होने जा रहा है, जिसके तहत दे सीक एप्लीकेशंस के ख़वातीन उसमें अप्लाई करें और अगर उनकी रिक्वायरमेंट में वो पूरा उतरती हैं तो वो उनको लोन देंगे, उनका बिजनेस सेटअप करने में मदद फराहम करेंगे। तो इस तमाम सिनेरियो पर बात करेंगे और आपने ये गौर से सुनना है। सुनहरी मौका है आप लोगों के लिए कि अगर आप अपना कोई सेटअप शुरू करना चाहते हैं तो USAID कैसे आपको हेल्प कर सकती है, इस पर हम बात करेंगे। कंट्री हेड USAID प्रोजेक्ट अफशीन शकूर हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अफशीन साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच जी। और हमें ज्वाइन किया है कराची स्टूडियो से ट्रेनर होम शेफ हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के तहत फ़ायदा उठाकर अपना बिजनेस सेटअप किया और अब माशाल्लाह शी इज़ एन इंडिपेंडेंट वुमेन। बिनते फातिमा रिजवी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी तरफ हम आएंगे, आपकी इंस्पिरेशनल स्टोरी हम सुनेंगे बिनते फातिमा, लेकिन अभी मैं अफशीन की तरफ जाऊंगी। अफशीन, बहुत ज़रूरी है ख़वातीन को एम्पावर करना और ऐसे में मैंने जैसे शुरू में भी बोला कि हमें फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है। सो व्हाई लुक अराउंड यू, एक
एक्चुअल प्लेटफॉर्म मौजूद है यूएसएड प्रोजेक्ट के नाम से, जिस पर खवातीन को ना सिर्फ हेल्प किया जा रहा है बल्कि उनका सेटअप और पूरा वो एक सिस्टम जो है वो बिल्टअप करके दिया जाता है? थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा ये प्रोजेक्ट है क्या एंड हाउ कैन वी अप्लाई फॉर इट? जी बिल्कुल, थैंक यू। पहले तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि हम ये एक्सप्लेन कर सके, क्योंकि कोई भी सपोर्ट जो हम प्रोवाइड करते हैं वो तब तक कोई मानी नहीं रखती अगर लोग उसके बारे में जानते नहीं है। तो जैसे कि आपने कहा कि ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्टिविटी के नाम से यूएसएड का एक प्रोजेक्ट है जिसको मैं मैनेज कर रही हूँ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। और इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम 3 तरह की सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि पॉलिसी लेवल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ताकि वो पाकिस्तान में कारोबार करने को आसान बना सके लोगों को। दूसरा, हम फर्म लेवल पे बिजनेस डेवलपमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि ग्रांट की तरह कॉस्ट शेयर होता है, जिसमें हम उनका आधा कॉस्ट हम उठा लेते हैं और आधी कॉस्ट बिजनेस पे करती है किसी तरह की भी सर्विसेज लेने के लिए। और जो तीसरा है, इसको हम चैलेंज फंड कहते हैं, जिसमें कि ग्रांट मुहैया की जाती है छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार को। बिल्कुल ठीक। तो इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई लिमिट्स हैं कि किस किस्म का काम होना चाहिए या क्या काम होना चाहिए? लेकिन जी, हमारा जो प्रोग्राम है वो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को, तो जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन स्टेट बैंक के हिसाब से होती है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या रेवेन्यू का, तो एक चीज तो हम वो देखते हैं। मगर हम इसमें हमारा ये होता है कि हमारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिनको हम सपोर्ट करते हैं। मगर आज का प्रोग्राम क्योंकि वुमेन लेड बिजनेसेस या खवातीन के उससे करें, तो उसमें मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि वुमेन लेड बिजनेसेस को हम किसी भी सेक्टर में सपोर्ट करते हैं। और इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो बेसिकली वही है कि रजिस्ट्रेशन हमें चाहिए होती है, और ये चाहिए होता है कि वो वुमेन लेड बिजनेस का आइडिया जो है वो फ्लरिश कर सका हो, सस्टेनेबल हो, स्केलेबल हो, इनोवेटिव हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अफरीन, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस और हम इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन मैं बिनते फातिमा की तरफ चलूंगी। फातिमा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपको इस सपोर्ट के बारे में पता कैसे लगा, आपने कैसे इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया, और फिर आपका, जैसे अभी अफरीन बात कर रही थी कि एक ऐसा बिजनेस आइडिया होना चाहिए जिसमें ग्रोथ नजर आ रही हो, फ्यूचर में फ्लरिश कर सके। सो व्हाट वाज योर आइडिया फॉर इट? जी, तो यूएसएड के बारे में तो ऑब्वियसली एवरीबडी नोज, इनका जो एसएमईए प्रोग्राम है उसके बारे में हमें पता चला, यू नो दे आर रियली फेमस फॉर देयर कम्युनिटी एंड आउटरीच। तो हमने इनको डायरेक्टली अप्रोच किया, हम ग्रांट प्रोसेस के थ्रू नहीं गए थे, बट हमने इनको डायरेक्टली अप्रोच किया और हमें लगा कि बहुत आसान था, कोई रेड टेप नहीं था, बहुत फास्ट चीज़ें मूव की और बहुत ही इनेबलिंग किस्म का एनवायरनमेंट था। तो हमने जब ये आइडिया स्टार्ट किया था होम शेफ्स का, तो हमें पता था कि हम बिल्कुल उन लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म अपना खोल रहे थे पहली दफ़ा जिन्होंने आज तक कभी बिजनेस नहीं किया था, जिनको कुकिंग की स्किल्स आती थी, बट उसके अलावा उनके पास बिजनेस कैसे चलाते हैं, अपने बिजनेस को मार्केट कैसे करते हैं, यू नो बेसिक हाइजीन एंड ऑल दी स्टैंडर्ड्स, उसके बारे में उनको यू नो एक जैसे नॉर्मल हाउसवाइफ होती है उनको नहीं पता होता। जी। तो इस तरह की हमें पता था हमेशा से कि हमें एक एजुकेशन देनी होगी इन खवातीन को और इनकी हैंड होल्डिंग करनी होगी। तो उसके लिए फिर हमने इनको रीच आउट किया यूएसएड एसएमईए को, और हमारा आई थिंक ज़रूरत से ज़्यादा बहुत अच्छा इनके साथ कोलैबोरेशन रही, बिकॉज मुझे ये लगा था कि इसमें टाइम लगेगा, हम बात करेंगे, हम कोई चीज़ डेवलप करेंगे, बट यू नो इनके पास ऑलरेडी वो सारे सिस्टम्स और टूल्स मौजूद थे, तो इतना जल्दी और फास्ट प्रोसेस मूव किया। इनके ट्रेनर्स वर अमेजिंग, इनकी जो एनवायरनमेंट थी वो बहुत ही सपोर्टिव किस्म की थी, द वे दे कनेक्टेड विद द वुमेन आल्सो, सो वी फाउंड इट एक्सट्रीमली एनकरेजिंग फॉर आवर होम शेफ्स। बिल्कुल सही। और आपका बिजनेस आइडिया क्या था? तो बिजनेस आइडिया ये है कि आपको पता है जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे लोग आके रेस्टोरेंट्स यूजुअली होते हैं, बट हमने पहली दफ़ा अपना जो प्लेटफॉर्म है वो होम बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स के लिए खोला है, जो लोग घर से यू नो कमाई का मौका ढूंढ रहे हैं, फाइनेंसेस ढूंढ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, यू नो पीपल हु हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। आपको पता है नौकरी मिलना भी आसान नहीं है, पाकिस्तान में बिजनेस चलाना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा रोड ब्लॉक्स और हर्डल्स आते हैं। हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसमें आप लिटरली इन लेस देन अ वीक एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, अपना ऑनलाइन यू नो होम किचन या रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। सो हमारा आइडिया यही था कि हमने 2 चीजों पे हमेशा से फोकस किया है कि वुमेन एम्पावरमेंट इन पाकिस्तान एंड जॉब क्रिएशन अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एंड एंटरप्रेन्योर्स ही सपोर्ट करने चाहिए, ये बात बड़ी बिल्कुल ठीक है आपकी। तो हमारे पास तो 2 प्लेटफॉर्म ऐसे मौजूद हैं, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एंड यू वांट टू बी पार्ट ऑफ फातिमास प्रोजेक्ट, तो आप उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। आपका आइडिया
आइडिया डिफरेंट यूनिक है, तो आप यूएसएड प्रोजेक्ट की तरफ चली जाइए। और अफशीन आपकी तरफ मैं आऊंगी, जैसे अभी ये बात हो रही थी कि ट्रेनिंग भी कराई जाती है। सो इफ फॉर एग्जांपल इफ आई कम टू यू विद अ बिजनेस आइडिया, जरूरी नहीं है कि मैं कुकिंग साइट पर ही जाऊं, लेट्स से जो हमारे यहाँ पर बड़ा कॉमन है कि मैं सैलून साइट पर जाना चाहती हूँ, अपना ब्यूटिशियन का पूरा एक सेटअप लगाना चाहती हूँ फॉर एग्जांपल। सो हाउ विल इट, आप क्या बाकायदा ट्रेनिंग कराते हैं, लोन देते हैं, या इट्स अ ग्रांट कि आप बिजनेस सेटअप करें और उसके बाद फिर 50% हम देखेंगे 50% आप देखेंगे, या दे हैव टू पे इट बैक एज वेल? देखिए, एक तो पहली बात कि ये सिर्फ होम शेफ्स या कुकिंग से रिलेटेड नहीं है, इसमें कोई भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस चला रही हो तो उस पर हम सपोर्ट देते हैं। और जैसे आपने ये 3-4 किस्म की सपोर्ट मेंशन की, तो हमारी सपोर्ट बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसमें कहते हैं कि 50% कॉस्ट शेयर हम कर लेंगे और 50% आप बेयर करें, वो भी है। वो लोन है या ग्रांट है? हम लोन नहीं देते। ठीक है, लोन नहीं है, सो इट्स अ ग्रांट। उसमें हमारी एक्सपेक्टेशन ये जरूर होती है कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल 50,000 की ग्रांट दे रहे हैं, डॉलर्स, $50,000 की ग्रांट दे रहे हैं, तो ग्रांटी भी अपनी पॉकेट से या अपनी इन्वेस्टमेंट उसमें अपने ही बिजनेस में कर रहा हो। सो ये एक एक्सपेक्टेशन होती है। मगर जिन चीजों को हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि एक बिजनेस में कितनी कैपेसिटी है, कि वो कितनी जॉब्स क्रिएट कर सकता है, वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, या वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को कितना बढ़ा सकता है। तो हमारा क्राइटेरिया सिर्फ ये है, हम उसमें ये नहीं देखते कि हम लोन नहीं देते, हम ग्रांट देते हैं, और हम ये नहीं मतलब इन्वेस्टमेंट ओनली क्राइटेरिया नहीं है हमारा। सो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। बिल्कुल सही। अच्छा अफशीन, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि ये जो आप कह रहे हैं इट्स एन ओपन अपॉर्चुनिटी एंड इट्स सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म कि इफ यू आर क्रिएटिव, एंड माशाल्लाह पाकिस्तानी आवाम ठीक ठाक क्रिएटिव है, खवातीन भी और टैलेंटेड भी हैं, और वो अपना पूरी चीजें जो हैं वो एक्सप्लोर करके एक्चुअली बिजनेस सेटअप भी कर सकती हैं। एंड आई एम श्योर एक ह्यूज परसेंटेज है जो सिर्फ पैसों की वजह से नहीं कर पाती है। सो मुझे तो लगता है कि फिर आपका ऑफिस जो है ना फ्लडेड होगा एप्लीकेशन से, लोग अप्लाई करते होंगे। हाउ डू यू चूज, पिक एंड चूज कैसे किया जाता है, और कितने लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत? पहले एक क्लैरिफिकेशन दे दूं, ये जो हमारी बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस जिसमें ट्रेनिंग आ जाती है, जिसमें बिजनेस प्लान डेवलपमेंट आ जाता है, ये रोलिंग बेसिस पे होती है। जो हमारी ग्रांट्स हैं उसको हम क्वार्टरली अनाउंस करते हैं अपने डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू। अखबारों में इश्तहार आते हैं, हमारी फेसबुक पेज पे हम एडवर्टाइज करते हैं, जिसमें के थ्रू लोग चैलेंज फंड की ग्रांट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, हमें हजारों एप्लीकेशंस आती हैं। उसमें हमारा फिर एक क्राइटेरिया है कि हमारा एक पूरा पैनल बैठता है जो इन एप्लीकेशंस को पहले रिव्यू करता है, फिर उनकी डिफरेंट क्राइटेरिया पे मार्किंग होती है, ड्यू डिलिजेंस के प्रोसेस से हम शॉर्टलिस्ट करते हैं, और वो शॉर्ट लिस्टेड बिजनेसेस हमारे पास आकर हमें बिजनेस देते हैं कि हाउ डू दे थिंक देयर बिजनेस आइडिया इज इनोवेटिव, हाउ इट्स गोइंग टू क्रिएट न्यू जॉब्स। तो वो जो एक पिच की बेसिस पे हम फिर फाइनलाइज करते हैं कि कौन लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं। ऑफ कोर्स सबको तो ग्रांट नहीं मिलती, बट वी ट्राई टू मेक अ केस कि हाँ जी इस तरह की बिजनेसेस आउट देयर हैं। तो वो फिर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स को भी इंकरेज करता है कि जी इस तरह की इनोवेटिव एसएमईज में वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यूएसएड तो एक फोरम है, बट हम बाकी चैनल्स को भी फिर प्रमोट करते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये बेसिकली सिर्फ ग्रांट का प्लेटफॉर्म नहीं होता, कनेक्टिविटी का प्लेटफॉर्म भी हो जाता है कि अगर आपके बिजनेस में पोटेंशियल होगा तो कंसर्न्ड जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं या प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंड ऑब्वियसली चूंकि ये यूएसएड के तहत हो रहा होगा तो एक क्रेडिबिलिटी का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा साइड पर हो जाता है, एंड पीपल ट्रस्ट सच प्लेटफॉर्म्स। अफशीन, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। बिनते फातिमा, आपकी तरफ में आऊंगी। सो हाउ डिड इट स्टार्ट, आपने कैसे शुरू किया? डर तो लग रहा होगा शुरू में ना कि कोई एक नई चीज शुरू करनी है, और हमारी खवातीन एक तो फाइनेंशियली थोड़ा सा सपोर्ट नहीं होता तो पीछे हट जाती हैं, दूसरा रिस्क टेकर थोड़ी कम होती हैं। सो आपने ये रिस्क कैसे लिया, जरा अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिले। जी, तो आई थिंक हमें डर तो बिल्कुल नहीं था। वी वर वेरी होपफुल कि ये जो प्लेटफॉर्म है, वी वर वेरी एक्साइटेड इनफैक्ट, और हम एज अ कंपनी जो है हम लोग बहुत इसके बारे में अच्छा फील करते हैं क्योंकि हमने वो एक एवेन्यू खोला है लोगों के लिए जो कि पहले नहीं था मौजूद इतने आसानी से। बिकॉज यू नो जो भी होम शेफ्स हैं, सो होम शेफ जो है वो है तो पाकिस्तान में बहुत अरसे से, लेकिन ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, यू नो एड हॉक तरीके से फेसबुक पेजेस हैं उसके ऊपर लोग मार्केट कर रहे होते हैं अपने आप को। तो हमने पहली दफा एक ऑर्गेनाइज किस्म का प्लेटफॉर्म दिया है। हमें पता, अच्छा हमारी जो एक्सपर्टीज है वो फूड डिलीवरी है, लेकिन हमें हमेशा से, क्योंकि लाइक आई सेड हमें पता था कि हमें एजुकेशन इम्पार्ट करनी होगी और हैंड होल्डिंग लोगों की करनी होगी, और उसके लिए हमें हमेशा से एक एजुकेशन पार्टनर के साथ पार्टनर करना था। तो यूएसएड एसएमईए प्रोग्राम के साथ जब हमने पार्टनर किया
हमारा विजन बहुत ही क्लियर था कि हमें इन लोगों के लिए करना क्या है, हमें पता था कि स्ट्रगल्स क्या हैं। सो फॉर वुमेन लाइक आई सेड, खाना पका लेते हैं और ये सारी आपको बेसिक नॉलेज पता है। कुछ लोगों की बिजनेस अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होती है, लेकिन उनको वो टूल्स फराहम करना जिससे कि वो अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं, वो हमारा हमेशा से एक विजन था। एंड वी आर वेरी प्राउड दैट वी कोलैबोरेटेड टुगेदर एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू यूएसएड SMEA फॉर दिस एज वेल कि माशाल्लाह जो हमारे होम शेफ्स जिन्होंने ये इनको अटेंड किया सेशंस को, उनके बिजनेस में उनको फायदा भी हुआ, दे वर एबल टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। जबरदस्त जबरदस्त। फातिमा, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नाउ अफशीन, आई कम बैक अगेन जिस पे आप बात कर रही थी। अब एक और सवाल मेरे ज़हन में आ गया और वो सवाल ये है कि जो लोग अप्लाई करते हैं, क्या उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड मैटर करता है, क्या उनकी एजुकेशन मैटर करती है? क्योंकि ये सवाल बहुत से लोगों के जहन में आएगा। कुछ क्रिएटिव लोग होते हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक होता है, जिसे कहते हैं ना कि हम एक लाइन खींच देते हैं कि जी हम ग्रांट्स या हम ये तमाम प्लेटफॉर्म सिर्फ डिजर्विंग लोगों के लिए रखेंगे। क्या ऐसी कोई शिक मौजूद है इस प्रोजेक्ट के अंदर? देखिए, डिजर्विंग तो नहीं, हम ऐसे किसी भी बिजनेस को जो इनोवेटिव हो, जैसे मैंने पहले कहा स्केलेबल हो और अब किसी इस चैलेंज को हमारे रिस्पॉन्ड कर सके। हमें फाइनेंशियल बैकग्राउंड से सच कोई ताल्लुक नहीं होता, मगर एज लॉन्ग एज आइडिया जो है वो सस्टेनेबल है और उसमें जान है और तो फिर हम उसको एंटरटेन करते हैं। जबरदस्त हो गया जी, फिर तो बड़ी। मगर हाँ, हम डेफिनेटली प्रमोट जी हम डेफिनेटली प्रमोट करते हैं ऐसे लोगों को, एक तो खवातीन लेड बिजनेसेस जिनको हम वुमेन लेड बिजनेसेस कहते हैं उनको, और दूसरे अगर कोई लोग हो वल्नरेबल इलाकों से या हमारे सही तो उसको सपोर्ट किया जाता है। बिल्कुल ठीक अफशीन, और ये बड़ी जबरदस्त बात है जी। एंड आई एम श्योर इस प्रोग्राम के बाद आपके पास बहुत सी और एप्लीकेशंस आने वाली हैं। सो मुझे बता दीजिए लोगों को जाते जाते कि वो अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखिए, दो तरीके हैं। एक तो अगर उन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा एक ईमेल एड्रेस है SMEA का, info@pakistансmea.com। ये ईमेल एड्रेस पे वो राब्ता कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी हमारे जो ग्रांट्स वगैरह हैं, हम पाकिस्तान का USAID का जो पेज है, USAID पाकिस्तान फेसबुक पे, उस पे हम अनाउंस करते हैं और उसमें पूरा तरीकाकार लिखा हुआ है, तो वो उसके थ्रू हमें अप्रोच कर सकते हैं। जबरदस्त जी, जबरदस्त। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ग्रांट, इट्स अबाउट ट्रेनिंग एज वेल, इट्स अबाउट इनोवेशन जो आपको सिखाई जाती है इस प्लेटफॉर्म से। तो आई एम गोना अप्लाई, और मेरे साथ बहुत से लोग और भी अप्लाई करने वाले। एक्सप्लोर करनी चाहिए अपनी अपॉर्चुनिटीज, अपने टैलेंट पर यकीन रखना चाहिए। वेल, थैंक यू सो मच अफशीन एंड बिनते फातिमा, आप हमारे साथ मौजूद थी। बिनते फातिमा, गुड लक और फ्यूचर जो आपने एक बिजनेस सेटअप किया और उन खवातीन के लिए ये सुनहरी मौका प्लीज 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 आपने जाने नहीं देना। इफ यू आर क्रिएटिव, टैलेंटेड, हैव एन आइडिया, यू कैन अप्लाई फॉर इट। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सिंध असम्बली की 2 और बलूचिस्तान असम्बली की 1 नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है जी। और PB30 पश्तीन, PS43 सांगड़ और PS88 मलीर में पोलिंग के इंतजामात मुकम्मल हैं और पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। बलूचिस्तान असम्बली का हल्का PB20 पश्तीन 3 2 तहसीलों सरनान और हमजई में मुश्तमिल है, जहाँ खराब सड़कें, हस्पतालों की कमी, तालीम के मसाइल के हल के लिए शहरी बड़े ख्वाब देखते हैं। ये नशिस्त JUI के रुकन असम्बली सैयद फजल आगा के इंतकाल के बाद खाली हुई और इस हल्के में हमेशा मुकाबला JUI और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के दरमियान रहा है, मगर इस बार रवायती हरीफ एक पेज पर हैं, जिसके बायस इस बार JUI के उम्मीदवार सैयद अजीजुल्ला आगा और हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार इस्मतुल्लाह तरीन के माबैन सख्त मुकाबला देखने में आ रहा है। सिंध की बात करें तो PS43 सांगड़ सिंध असम्बली के हल्का PS43 में वोटर्स की कुल तादाद 1,57,210 है, जिनमें 88,034 मर्द और 69,196 खवातीन वोटर्स हैं। यहाँ के वोटर्स हल्के के मसाइल हल ना होने पर काफ़ी नाराज नजर आते हैं। हल्का PS43 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए 132 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, 37 इसमें हसास हैं और इलेक्शन ड्यूटी के लिए खवातीन एहलकारों समेत 16 पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं और 7 उम्मीदवार
टोटल इस इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। ताहम पीपल्स पार्टी के जाम बशीर अली और PTI के मुश्ताक जुनेजो अहम उम्मीदवार के तौर पर सामने आए और कांटे का मुकाबला है। इसी के साथ कराची PS 88 जिला मलीर, कराची के जिला मलीर के सूबाई नशिस्त के इंतखाबात भी आज हो रहे हैं और पीपल्स पार्टी अपनी नशिस्त का दिफा करेगी जो कि सूबाई वजीर गुलाम मुर्तजा बलूच के बाद खाली हुई थी। गुज़श्ता इंतखाबात में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजवान खान रहे और तीसरे पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रिजवान अहमद और चौथे नंबर पर MQM के सैयद अबुल हसन रहे। इस बार भी मुकाबला इन चारों के दरमियान है मगर उम्मीदवार इस बार मुख्तलिफ हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुर्तजा बलूच हैं, PTI की जानिब से जान खान जुनेजो हैं और MQM की जानिब से साबिक रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद मद्दे मुकाबिल हैं। अब देखना यह है कि मैदान कौन मारता है और सिंध में तो खास तौर पर इस पीपल्स पार्टी वर्सेस PTI और पीपल्स पार्टी की 2.5 साल कारकर्दगी भी ऑब्वियसली मैटर करेगी और कराची के अवाम जो हम कराची के हल्का का अगर जिक्र करें तो काफ़ी परेशान हाल रहे हैं। जो इस वक्त सूरत हाल है वहाँ पर लोग नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं लेकिन वोट कास्ट करने आ रहे हैं। आई रियली होप कि लोग जिसको भी वोट दें टर्न आउट जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। दैट शोज़ कि हमारे पास पॉलिटिकल शऊर कितना है, हम अपने राइट्स को किस हद तक समझते हैं और बेहतर अंदाज में समझते हैं। ऑल्दो इस पूरे जोन में जहाँ पर ये इलेक्शन बूथ्स बनाए गए हैं, वोटिंग कास्ट होगी, वहाँ पर एक्टिविटीज़ जो दीगर एक्टिविटीज़ हैं वो लिमिटेड होंगी और मुश्किल होता है वीक डे में लोगों के लिए वोट कास्ट करना। बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल, चाहे आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है या सिंध के इन 2 हलकों से है, अपना वोट ज़रूर कास्ट करिएगा और यही चीज़ है जो इन दी एंड ऑफ द डे डिफरेंस क्रिएट करती है। हमें मानिया ने ज्वाइन किया है, कराची से हमारी रिपोर्टर हैं। सूरत हाल देख लेते हैं, इलेक्शन की गहमा गहमी पूछ लेते हैं इन हलकों में और इन पोलिंग स्टेशन में जहाँ पर पोलिंग का अमल जारी है। अस्सलाम वालेकुम मानिया। कराची में मौजूद हैं और कराची में ये जो इलेक्शन हो रहे हैं PS 88 में जिला मलीर, क्या सूरत हाल देख रही हैं? टर्नआउट के ऊपर मैं लोगों को काफ़ी रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ ज़रूर बाहर आइएगा, तो अभी तक लोग आए हैं वोट कास्ट करने? देखते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट इंशाल्लाह काम करें, लेकिन सुबह के औकात से ही देखना शुरू किया कि लोगों का जो टर्न आउट है वो ज़रा कम नज़र आ रहा है। सुबह के औकात में तो ज़रा लोग नज़र ही नहीं आए। उसके बाद ये कि थोड़ी देर के बाद ये सिलसिला थोड़ा शुरू हुआ, लेकिन अभी भी लोगों का आना जो है वो कमी का शिकार है। साथ साथ हम देखते हैं ख़वातीन की तादाद खासी कम नज़र आती है, जबकि ख़वातीन वोटर्स खासी हैं यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी ख़वातीन की तादाद भी कम नज़र आ रही है। सुबह के औकात में कुछ मर्द हज़रात को वोट डालने के लिए आए, लेकिन ख़वातीन ज़रा कम है। तो आप ज़रा ख़वातीन से भी रिक्वेस्ट करें कि वो वोट कास्ट करें। लेकिन इस वक्त क्योंकि पोलिंग का सिलसिला जो है सुबह 8 बजे जो है वो शुरू हो गया और अभी भी सिलसिला तो जारी है, लेकिन टर्न आउट थोड़ा सा कम है क्योंकि काफ़ी बड़ा हल्का है। 108 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और तकरीबन 20 उम्मीदवार यहाँ से खड़े हुए हैं, लेकिन अब तक जो है लगता है उनके सपोर्टर्स बाहर नहीं आए। तो सपोर्टर्स बाहर आए, वोट करें तो ज़रा हम गहमा गहमी मजीद देख सकेंगे। लेकिन अभी थोड़ी सी सन्नाटा वाली सूरत हाल है कि भाई अभी वोटिंग का सिलसिला तो है लेकिन थोड़ा टर्न आउट कम है। टर्नआउट कम है। अच्छा मानिया, ये भी बता दीजिए चूंकि वीकडे है ना, तो अभी हम थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा, तो हो सकता है लोग लंच ब्रेक में आ जाएं वोट कास्ट करने। खवातीन वाला पॉइंट आपने बिल्कुल ठीक रेज किया कि अब बच्चे अगर स्कूल चले गए हैं, मर्द हजरात भी ऑफिस में चले गए हैं, तो आकर वोट कास्ट कर दीजिए, कुछ नहीं जाएगा आपका, ऑल्दो आपका हिस्सा डल जाएगा और फिर आपकी ओपिनियन जो है वो और ज्यादा मैटर करेगी कि आपने अपना हक राय इस्तेमाल किया। मानिया, ये बताइएगा कि आपको जो आपने कहा कि 20 उम्मीदवार हैं इस पर्टिकुलर हल्के की, अगर हम बात करें कराची से, वो नजर आए हैं कहीं पर दौरा करते हुए पोलिंग स्टेशन का, या वो भी अभी नजर नहीं आए? नहीं, सुबह के औकात में हमने देखा कि PTI के जो उम्मीदवार है वो भी नजर आए, पीपल्स पार्टी के भी उम्मीदवार भी नजर आए, लेकिन सुबह के औकात में ही दौरा किया गया और तकरीबन 8:30 बजे के बाद PTI के जो उम्मीदवार थे उन्होंने दौरा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ साथ जो है अभी उम्मीद ये की जा रही है बाकी उम्मीदवार भी दौरा करें, लेकिन फिलहाल यही 2 लोग जो है जो सामने आए, क्योंकि सुबह के औकात है और वर्किंग डे भी है, तो ज़रा हम देखते हैं कि स्कूल भी चले गए बच्चे, मर्द हजरात ऑफिस भी चले गए, लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि पोलिंग स्टेशन भी थोड़े इंसान है और लोगों और साथ साथ जो उम्मीदवार हैं उनके दिल की धड़कनें चले, कोई बात नहीं मानिए, आपने परेशान नहीं होना, पोलिंग स्टेशन सुनसान रहेंगे नहीं। अभी आप देखिएगा जैसे जैसे दिन शुरू होगा गहमा गहमी बढ़ती जाएगी और हम आपसे रिपोर्ट लेते रहेंगे 24 न्यूज़ के लिए, आप अपडेट रखिएगा, लेकिन जरा ख्याल भी रखिएगा कि कोई मजेदार सी खबर भी बीच में से निकल आए, क्योंकि इलेक्शन तो अब 2023 में ही जाकर होने हैं, लेकिन ये जो मिनी इलेक्शन है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज होती हैं। सो थैंक यू सो मच मानिया फॉर बीइंग विद अस। और कराची के हल्के की हम बात कर रहे हैं, फिर इसके साथ साथ सिंध का एक एरिया है और बलूचिस्तान का एक हल्का है जहां पर इलेक्शन चल रहे हैं। हमें पीपल्स पार्टी से ज्वाइन किया है सेनेटर सहर कामरान ने, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहिबा, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
जी जी, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। साहिबा कराची के अगर हलके की बात करें तो बड़ा इम्पॉर्टेंट ये हलका भी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की ये नशिस्त, पीपल्स पार्टी की ये सीट थी जो खाली हुई, और अब पीपल्स पार्टी की जनब से मुर्तज़ा बलूच जो हैं वो इसमें, मुर्तज़ा बलूच के साहबजादे जो हैं वो इसमें कंटेस्ट कर रहे हैं। सो कैसा देख रही हैं आप? आपको लगता है बाय इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को वोट पड़ेंगे, लोग सपोर्ट करेंगे? देखें, बिल्कुल सिमिल आप ये देखें कि ये पीपल्स पार्टी की सीट थी और गुलाम मुर्तज़ा बलूच साहब की वफात के बाद वो खाली हुई, और अभी उनके बेटे जो है यूसुफ मुर्तज़ा बलूच जो है वो इस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं जी। तो देखिए, बात ये है कि मैं ये समझती हूँ कि उस वक्त उन इलेक्शंस के अंदर जो कि जिनको हम कहते हैं कि जी वो सिलेक्टर्स का इलेक्शन था, वो रिग्ड इलेक्शन था, जी, जी। तो उस इलेक्शन के अंदर अगर जो है पीपल्स पार्टी ने अपनी सीट रिटेन की थी तो इंशाल्लाह जो है ये सीट पीपल्स पार्टी की है वो पीपल्स पार्टी का एक गढ़ है जी। और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी ही ये सीट लेगी। और ये मैं समझती हूँ कि ये इलेक्शन जो अब हो रहे हैं ये रेफरेंडम भी है इस हुकूमत के खिलाफ, जिससे आवाम तंग आ चुके हैं, जिसके तमाम झूठे दावों की कलई खुल चुकी है, जो अब जो है लोग अब मजीद इनके ऊपर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि एक चंद घंटों की बात है, इलेक्शन हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएंगे और आप ये देखिएगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी बरतरी जो है बरकरार रखेगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बाय इलेक्शन कहीं ना कहीं निशानदेही कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है उसको लोग ले रहे हैं। लेकिन सहर साहिबा, कराची के अवाम भी कुछ खुश तो नहीं है अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, और ये बात आप समझती हैं कि कराची के मसाइल के हल के लिए कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग खासे नाला और नाराज भी नजर आते हैं, क्योंकि कराची में हमेशा ओनरशिप का प्रॉब्लम रहा है। यकीनन कराची को कॉम्प्लिकेट जो है सिटी बनाया गया है, क्योंकि अभी भी आप ये देखिए कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, वज़ीर आज़म साहब ऐलान तो करते हैं मगर वो पैकेजेस आते ही नहीं है। वो पैकेजेस भी उसी वादों की तरह रह जाते हैं, वो जो यूनिवर्सिटी है प्राइम मिनिस्टर हाउस में उसकी तरह या गवर्नर हाउस की लाइब्रेरी की तरह, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट तो होता है। फिर आप ये देखिए कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने जहाँ पे आपके फंड रिलीज करने हैं, जो ऑलरेडी चलते हुए प्रोजेक्ट हैं, उनके अंदर भी डिले हो रही है। और फिर आप ये देखिए कि कराची के अंदर जो बल्दियाती इदारे थे वो उन्हीं के पास थे जो आज जो है वो हुकूमत के जो है इत्तेहादी हैं, तो वो डेफिनेटली हमने एक सेटबैक देखा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि कराची के अंदर और जो हमारे सूबा सिंध का दिल है उसके अंदर अगर तरक्की नहीं हुई तो मैं कहूँगी वो गलत है। बहुत सारे प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए, बहुत सी जो है वो उसके डेवलपमेंट हुई, और बहुत ज़्यादा जो है हुकूमत का फोकस है कि हम जो है अपने जो इकोनॉमिक हब है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेहतर बनाएं और जो आवाम की डिफिकल्टीज है उसको दूर करें। अगर आप ये देखें सर्कुलर रेलवे का मंसूबा निकल जाता है सीपैक से, अगर आप ये देखें कि K4 का मंसूबा डिले होता है, अगर आप ये देखें कि जो हमारे ड्यू फंड है वो नहीं मिलते, तो उसका इम्पैक्ट तो आता है डेफिनेटली। अब पूरे सूबे पे आ रहा है, तो कराची पे भी आ रहा है, और कराची इतना बड़ा शहर है। आप ये देखें कि हमारा जो सूबा सिंध का एक बहुत बड़ा जो हमारी रिजर्वेशन जो है सेंसस के ऊपर, वो इसीलिए कि आप हमारे सूबे की आबादी को कम रख रहे हैं ताकि हमारी जो है वो रिसोर्सेज जो है वो कम मिले हमें। तो ये तमाम फैक्टर है, और कराची के अवाम जो है माशाल्लाह बाशऊर है, वही समझते भी हैं। बिल्कुल सही, कराची के अवाम बाशऊर है और वो ये समझते भी हैं। और आपने कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वफाकी हुकूमत के ताउन से, वो चाहे फंड्स वाइज हो या सपोर्ट वाइज हो। अब सहर साहिबा, आपने ये तो कह दिया कराची के अवाम बाशऊर हैं, अब इसमें मैं जिक्र सिंध के एरिया सांगड़ का भी कर लेती हूँ, PS43 है, और बलूचिस्तान भी शामिल करते हैं जो बलूचिस्तान का एक एरिया है 20 पश्तीन PB। ये कहिएगा कि टर्न आउट कितना मैटर करता है बाय इलेक्शंस में, और वीकडे में इलेक्शन होना तो लोग थोड़ा लेजी हो जाते हैं। अभी हम मानिया से पूछ रहे थे कि टर्नआउट जो है वो उस तरह से बिल्कुल भी नहीं है, लोग बहुत कम आ रहे हैं वोट कास्ट करने, तो ये इम्पैक्ट डालेगा रिजल्ट के ऊपर? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि वीकडे है और लोगों के डेफिनेटली उनके जो है वो वर्किंग आवर्स है। लेकिन आप ही देखिएगा कि आफ्टर नून में जो है ये टर्नआउट जो है वो बेहतर हो जाएगा और लोग जो है वोट कास्ट करेंगे, स्पेशली दही इलाकों के अंदर तो जो है वो टर्नआउट बेहतर रहेगा। अभी यकीनन कम है, क्योंकि आपको पता है कि हर शख्स जो है जिस किस्म की मुश्किलात से गुजर रहा है तो वो उनके वर्किंग आवर्स है, रोजगार का वक्त भी है। लेकिन डेफिनेटली आफ्टरनून में ये टर्नआउट जो है वो
बढ़ जाएगा, क्योंकि वोटर्स अपना हक जरूर इस्तेमाल करेंगे। वोटर्स अपना हक ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और आप ये उम्मीद रखे हुए हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो अपना इम्पैक्ट डालेंगे। और मैं ये समझती हूँ, मैं आगे भी रिक्वेस्ट कर रही थी कि ज़रूर वोट कास्ट करें, तभी आप हक रखते हैं या तनकीद करने का या सपोर्ट करने का। सहर साहिबा, चूंकि हम आपसे बात कर ही रहे हैं तो ज़रा सेनेट के ऊपर भी अपडेट ले लेते हैं आपसे कि सेनेट इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं और अभी आजकल तो ऑब्वियसली जाँच पड़ताल का सिलसिला जारी है, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अनोखी बात की है। कागजात नामजदगी जमा भी हो गए, जांच पड़ताल भी हो रही है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि शायद हम पार्टी टिकट वापस ले लें। कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से। आपको लगता नहीं है कि ये बड़ा कंफ्यूज्ड सिचुएशन है फॉर द गवर्नमेंट? बात ये है कि मैंने बताया ना कि एक वो है ही कंफ्यूज हुकूमत, कंफ्यूज सेलेक्टेड हुकूमत जिसके अंदर ना सोच समझ है, ना सूझबूझ है, या फिर वो झूठ बोल रहे हैं अपने जो मेंबर्स हैं उनके साथ, कौम के साथ झूठ बोल रहे हैं। देखिए, नॉमिनेशन पेपर्स जमा करने की टाइम गुजरने के बाद वज़ीर आज़म साहब दावा करते हैं कि पैराशूटर्स को आप नहीं देंगे टिकट। तो आप सोए हुए थे, यानी आपने पहले कोशिश की कि आप तहरीक के जो इंतखाबात हैं उनको मुतनाज़ा बनाए, जैसे इन्होंने PIA को मुतनाज़ा बनाया, जैसे इन्होंने पाकिस्तान के बारे में गलत कॉन्सेप्ट दुनिया भर में फैलाए, जैसे कि हम पैकेज की ग्रे लिस्ट में बैठे हुए हैं। तो बात यह कि इसी तरीके से इन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की तहरीक के इलेक्शन को लेके। फिर अब इनको अपने उम्मीदवार नहीं मिले, ये फिर वही जिनके वो कहते थे, दावे करते थे कि जी लोग जो है वो तहरीक के इलेक्शन को जो है वो पैसों से खरीदते हैं। इन्होंने वही कोशिश की कि हम सरमायादारों को, ठेकेदारों को ले आए और इन्होंने अपनी पार्टी को जो है नजरअंदाज कर दिया। जैसे इन्होंने इम्पोर्टेड कैबिनेट बनाई हुई है, वैसे इन्होंने इम्पोर्टेड सेनेट के मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट किए। अब जब अंदर से शोर उठा तो इन्होंने एक दावा कर दिया बगैर सोचे समझे, शायद या तो इनको पता ही नहीं है कि जी नॉमिनेशन पेपर्स का टाइम गुजर गया है, ये पाकिस्तान को बेवकूफ बना रहे हैं। ये जो ना तजुर्बेकारी है ना और ये नाड़ीपन, इसके पीछे बड़ा करप्शन छुपा हुआ है। जो इनके फाइनेंसेस है, इन्होंने एक ATM जाता है, दूसरा ATM तलाश कर लेते हैं। तो ये मैं समझती हूँ धोखा दे रहे हैं कौम को और अवाम को भी। इन्होंने वही अपने नॉमिनेट किए हैं लोग जिनका इनकी पार्टी से ताल्लुक नहीं है और यहीं से फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। मैं तो दिखती हूँ कि आप इलेक्शन तो बाद में होंगे, इनके तो वोटर्स जो है वो अभी इनको बता रहे हैं हम आपके लिए वोट नहीं करेंगे। ठीक है, ये आप कह रही हैं कि एक बड़ी करप्शन है इस सब चीज के पीछे और ये नाहली जो है वो नाहली नहीं है बल्कि एक्चुअली सोची समझी साजिश और करप्शन भी होती है। अब जाते जाते मैं आपका एक कॉमेंट जरूर लेना चाहूंगी कि बड़ा टफ कॉम्पिटिशन मुख्तलिफ जगहों पर जो आमने सामने नाम आए हैं उसमें नजर आ रहा है, लेकिन मैं सिर्फ एक कॉम्पिटिशन जो टफ जा रहा है और काफी हल्कों में जेर बहस भी है, वो इस्लामाबाद से यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल हफीज शेख का है, जिस पर आप कमेंट करना चाहेंगी? क्योंकि PTI वाले जो हैं वो उस तरह से ओनरशिप तो नहीं ले रहे अब्दुल हफीज शेख की, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब का सामने आना एज सेनेटर उस कैंडिडेट, क्या आपको लगता है कि कुछ अपसेट देखने में आएगा वहां पर PTI के लिए? देखिए, यूसुफ रजा गिलानी साहब की शख्सियत ये है कि वो पाकिस्तान के वाहिद जो है ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिनको जो है मुतफिका तौर पे जो है जिनको कॉन्फिडेंस मिला, जिनको जो है इलेक्ट किया गया। तो यहाँ पर भी जो है मैं समझती हूँ कि जो उनकी शख्सियत है, जो उनका रखरखाव है, जो उनका लोगों से ताल्लुक है, ही विल डेफिनेटली विन द इलेक्शन। और हफीज शेख के ऊपर तो अभी से अदम एतमाद PTI के लोगों ने खुद कर दिया। सही। तो सामने नजर आ रहा है कि ये इलेक्शन, तो आप ये समझती हैं PTI के लोग यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट देंगे? देखिए, बात यह है कि मैं समझती हूँ कि लोग अपने जमीन के मुताबिक फैसला कर सकते हैं। यूसुफ रजा गिलानी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने न सिर्फ पार्लियामेंट का वकार बुलंद किया बल्कि एक हारमोनी रखी सबके साथ। वो एक ऐसी शख्सियत है जिनके अंदर ये सलाहियत है कि सबको साथ लेके चल सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि उनको से लोग अपनी सियासी वाबस्तगी से बालातर होके, ठीक है, लोग सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर यूसुफ रजा गिलानी को सपोर्ट करेंगे। सेनेटर सहर साहिबा का ये कहना है। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। ये तो अब 3 मार्च को ही कि लोग सियासी वाबस्तगी से बढ़कर वोट करते हैं या सियासी वाबस्तगी में रहते हुए वोट करते हैं या फिर किसी और टर्म के ऊपर वोट कास्ट करते हैं। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट में लिया जाएगा कि सीक्रेट बैलेटिंग होगी या ओपन बैलेटिंग होगी। ओपन बैलेटिंग हुई तो फिर उसमें लोग थोड़ा लिमिटेड
हो जाएंगे। सीक्रेट बैलेटिंग हुई तो फिर हो सकता है कि बड़े अहम और अजीब अजीब इंकशाफात भी हों, जिसके सबूत शायद 2 साल बाद आए, जैसे 2018 के अब आए, 3 साल बाद ऑलमोस्ट। एनीवेज जी, ये सिलसिला तो चलता रहेगा और 3 मार्च को वाज़ेह हो जाएगी पोजीशन, कौन कितना स्ट्रांग है और कौन मैदान मारता है। फिलहाल हमें चलना एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे, जहां पर हम बड़ी अच्छी मज़ेदार सी स्टोरीज करते हैं, वहीं पर दिल बड़ा खुश होता है कि जब आप पाकिस्तान की तारीफ करो। तो जी हाँ, एक और आलमी रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया है और मैं उसकी डिटेल्स आपको अभी बताने वाली हूँ कि वफाकी वज़ीर टेलीकम्युनिकेशन अमीनुल हक G20 ममालिक के वर्ल्ड बिजनेस एंजल इन्वेस्टमेंट फोरम की एक अहम कमेटी के सदर मुंतखब हो गए हैं। इस ओहदे के लिए भारत भी उम्मीदवार था, ताहम ये एजाज पाकिस्तान के हिस्से में आया है। वर्ल्ड बिजनेस एंजल इन्वेस्टमेंट फोरम ने पाकिस्तान का इंतखाब 127 ममालिक में से किया और इस तंजीम में हॉलैंड की मलिका, टर्की के नायब वज़ीर आज़म समेत मुतादिद आलमी रहनुमा रुकन है। सैयद अमीनुल हक, कांग्रेचुलेशंस टू यू। और उनका इंतखाब पाकिस्तान में IT और टेलीकॉम शोबे में नुमाया किरदार की बुनियाद पर किया गया और ये तंजीम दुनिया भर में स्टार्ट की हौसला और SMEs के साथ साथ उनकी हौसला अफजाई और सरमाकारी में मुआवनत फराहम करती है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के फरोग के लिए अमली इकदामात को यकीनी भी बनाती है। गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर का ये कहना था कि आलमी तंजीम की जानिब से कमेटी सदर का इंतखाब उनके लिए एक एजाज से कम नहीं है और जनूबी एशिया में पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी हब बनने की राह हमवार होगी। और उन्होंने उम्मीद जाहिर किया कि कमेटी की सदारत मिलने के बाद कारोबार के फरोग, बैरूनी सरमायाकारी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी पाकिस्तानी, क्योंकि अगर पाकिस्तानी वहां रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो डेफिनेटली अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को सामने रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म के अज़्म के तहत बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी हुनरमंदों की रसाई हो सकेगी। जितने हमारे क्रिएटिव लोग हैं उनको प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाएंगे। स्टार्टअप्स के ऊपर बात होगी, छोटे कारोबारी हजरात के ऊपर बात होगी। फिर पाकिस्तान के IT, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन के शोबे के लिए दुनिया भर के दरवाजे जो हैं वो खुल जाएंगे। तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी डोर जिसमें पाकिस्तान ने ये एजाज अपने नाम किया है। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू सर, एंड आई रियली होप व्हेन यू सर्व ऑन दिस डेजिग्नेशन आप हमेशा पाकिस्तानी यूथ को याद रखेंगे, क्योंकि IT और टेलीकम्युनिकेशन में हम किसी तौर पीछे नहीं हैं। वी आर वेरी वेरी क्रिएटिव। ऑल वी नीड इस प्लेटफॉर्म जो हमें इस तमाम जो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप मुंतखब हुए हैं 127 ममालिक में से, तो इस पर जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारी यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली खुलेंगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली स्टोरी की तरफ जाएंगे। करप्शन कोई एक लफ्ज नहीं बल्कि मुआशरी सूरती को लगने वाली वो दीमत है जिससे शायद ही मुआशरे का कोई फर्द महफूज हो। करप्शन का लफ्ज शायद गवर्नमेंट्स के लिए यूज किया जाता है, पॉलिटिशियंस के लिए यूज किया जाता है, ब्यूरोक्रेट्स के लिए यूज किया जाता है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मैं, आप, हम सब जब तक अपना रोल प्ले नहीं करेंगे इस करप्ट मुआशरे में हम भी करप्शन कर रहे होंगे। और इसकी बदतरीन शक्ल जो है वो रिश्वत, और रिश्वत से मुराद नाजायज हसूल दौलत, नाजायज नजराना, नाजायज तरीके से रकम हासिल करना है। रिश्वत करप्शन की वो सूरत है जो सबसे बड़ी लानत है और मुआशरे में नाइंसाफी, हल्क तलफी और खसूसन गरीबों का इस्तेहसाल किया जाता है, मजबूर किया जाता है। रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाले को मजबूर करता है और फिर ये सिलसिला जो है वो रुकता नहीं है। इस्लाम में तो इसकी ममानियत है ही, और एक बड़ी वाज़ेह हदीस है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। लेकिन क्यों कर इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं? हम अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं? क्या कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम रिश्वत की कंप्लेन कर सकते हैं? ये हर डिपार्टमेंट के लिए है, लेकिन एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया जी पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट ने कि रिश्वत को रोकने के लिए एक अहम और ज़बरदस्त काम किया गया, और वो ये है कि 8787 एक हेल्पलाइन बनाई गई। 100-200 रुपए देने से आप गरीब नहीं हो जाएंगे, वो अमीर नहीं हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को खत्म करना होगा। 10 रुपए भी नहीं देने, दैट काउंट्स एज ब्राइबरी, दैट काउंट्स एज करप्शन, लेने वाला भी और देने वाला भी। सो ऐसे में पंजाब पुलिस क्या इनोवेटिव काम कर रही है और किस तरह से शहरियों के लिए मुआविन साबित होगी कि अपनी कंप्लेन शहरी करा सकेंगे, इस पर हम बात करेंगे। DIG ऑपरेशंस पंजाब पुलिस सुहेल अख्तर सुहेरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम DIG साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सर आपके? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ग्रेटफुल। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए काइंड वर्ड्स कहे और हमें टाइम दिया।
वी आर ग्रेटफुल। सर सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस कि आप PPIO भी तैनात हो गए हैं, पंजाब पुलिस इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो भारी जिम्मेदारी है आपके ऊपर ये कि अब सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमने आपसे लेनी है, सारे के सारे सवाल आपसे पूछने हैं। जी मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह इसका कॉन्सेप्ट ही ये था कि जो जेन्युइन और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है वो डिसमिनेट की जाए और जो एक पीस मील है उसमें ना हो और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो। तो इंशाल्लाह हम लोग हाजिर हैं जी, बिल्कुल आपकी सपोर्ट के साथ विल ट्राई टू इम्प्रूव और इसमें जो बेटरमेंट आ सके वो मीडिया की और आप जो ओपिनियन मेकर्स हैं, हमारे स्कॉलर्स हैं, उनकी मदद से इंशाल्लाह हम लोग विल ट्राई टू क्रिएट अ डिफरेंस। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डीआईजी साहब सबसे पहले तो मैं शुरू करना चाहूंगी आपके इस इनिशिएटिव से, वी रियली अप्रिशिएट इट, क्योंकि जनरली इस तरह के इनिशिएटिव शुरू किए जाते हैं जब एक्सेप्ट किया जाता है, और गलतियां तभी ठीक होती हैं जब आप डिनायल मोड से एक्सेप्टेंस मोड में आओ। 8787 हेल्पलाइन लॉन्च करने का मकसद ये था कि आप लोग ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलतियां एग्जिस्ट करती हैं और आपके डिपार्टमेंट में ही एग्जिस्ट करती हैं, वो चाहे रिश्वत के हवाले से हो, पैसे लेने और देने के मामले के हवाले से हो, और तभी उनमें दुरुस्तगी आती है जब आप उसको एक्सेप्ट करें। इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताइएगा, इस हेल्पलाइन के बारे में बताइएगा। जी आपने बिल्कुल बजा फरमाया, और जो आपने वो क्या कहते हैं, कोई दरिया को कूजे में बंद कर दिया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। किसी चीज़ की तस्हीह उसी वक्त हो सकती है जब आप ये चीज़ एक्सेप्ट करें कि उसमें कुछ खराबी है। अगर सब अच्छा है तो फिर उसमें कभी कोई बेहतरी नहीं आ सकती। तो यहाँ पे बेसिकली वी अंडरस्टैंड के हमारे जो वर्किंग है उसमें हमारे तरफ से बेशक हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी कोताहियाँ मौजूद हैं। और ये जो 8787 नंबर है, दिस इज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है पंजाब, उनका हेल्पलाइन है। और इसमें जो भी आपकी शिकायत है वो आप यहाँ पे नोट करवा सकते हैं, और विद इन 24 आवर्स उसमें आपको डेफिनेटली रिस्पांस 100% मिलेगा, और कोई ना कोई डेडिकेटेड ऑफिसर आपको टच करेगा, आपसे बात करेगा और उससे प्रोसीड करेंगे फर्दर ऑनवर्ड। तो ये दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। और ये आपने बजा फरमाया कि वी अंडरस्टैंड के पुलिस स्टेशन में समटाइम्स ओवर बर्डन वर्क की वजह से या ओवर कमिटेड हैं या असाइनमेंट्स ऐसी चल रही हैं, तो हम वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड सच फैसिलिटीज़ के जो हमारी पब्लिक है, अवाम है, उन्हें ख्वार ना होना पड़े और दे शुड नॉट रन, मतलब रोज़ आएँ टाइम वेस्ट करें। तो हम बाकी भी जो हमारी ऐप्स हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने मोबाइल से बेशक उसको डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट से, और उसके बाद अपने मोबाइल से आप ऑपरेट करें। तो ये एक काविश है कि हम लोगों को, जो हमारी अवाम है, इनको हम फैसिलिटेट करें, और इनकी जो हैसेस हैं और जो पुलिस के बारे में शिकायत हैं, आई एम श्योर वो बहुत सारी जेन्युइन होंगी, तो उसको हम रिड्रेस करें। बिल्कुल ठीक। एंड आई थिंक ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहां पर कम्युनिकेशन गैप ना रहे, ये बड़ा जबरदस्त रहेगा आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी, और जो शिकायत होगी वो ऑन बोर्ड भी आ जाएगी। लेकिन सर अभी मैं पर्टिकुलरली अगर सिर्फ 8787 का जिक्र करूं, जो हेल्पलाइन बनाई गई है कि आप उस पर कंप्लेन कर सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? कि आपके पास सबूत होना चाहिए। अब मुझे अगर किसी ने कहीं रोक लिया है और मेरे से पैसे डिमांड किए हैं, वो पैसे डायरेक्ट, ये थोड़ी होता है कि मुझे रिश्वत दो चाय पानी के नाम पर, मैं थाने जा रही हूँ, मेरा कोई काम कराना है, जी हमारे पास तो लॉजिस्टिक्स नहीं है, आपको पैसे देने पड़ेंगे, इस तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती है। तो वो मुद्दई या वो कंप्लेनेंट जो है वो साबित कैसे करेगा कि मुझसे इन्होंने पैसे लिए हैं या मांगे हैं? बिल्कुल, ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, बट वंस यू लॉन्च ए कंप्लेन, और जब आपके सामने उन्हें बुलाया जाएगा और वो आप 2 मिनट में वो क्लियर हो जाएगी बात, क्योंकि जब आप हक पे होते हैं, आप सच्चे होते हैं, तो जब आप वो बात करते हैं और वो शख्स जिसने आपसे पैसे की, इलीगल ग्रेटिफिकेशन की, रिश्वत की, या इसको कोई भी नाम दे दिया जाए, वो डिमांड करते हैं, तो वो आपको फेस नहीं बंदा कर सकता। अब मैं 4 साल डिसिप्लिन में रहा हूँ पोस्टेड, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी कंप्लेनेंट से, अवाम के किसी भी नुमाइंदे से, हमारी पब्लिक से डिमांड की है, और जब आमने सामने बात हुई है तो वो उसे फेस नहीं कर सकता। और जब समटाइम्स बाज़ का कोई क्रिमिनल जो है अनासर, वो जब बात करते हैं जस्ट टू ब्लैकमेल, तो उसमें जो ऑफिसर होता है उसका कंडक्ट और बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब सबसे बड़ी बात तो है बिगिनिंग, कि आप किसी चीज़ की निशानदेही करें और उसके बाद फिर उसे प्रोसीड करें।
तो वो ये डेटरेंस बनेगा इंशाल्लाह उन लोगों के लिए जो अपने जेस्चर से, अपने एटीट्यूड से, अपने कंडक्ट से ये आपको मैसेज पास करते हैं कि जब तक आपने हमें कुछ हमारे साथ पैसे वैसे का मामला ना किया तो हम आपको आपका जायज काम भी नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। पुलिस वालों में ना मैं हमेशा ये कहती हूँ डीआईजी साहब, मैं हमेशा ये कहती हूँ उनमें ना एक 8th सेंस भी होती है, 7th भी नहीं होती, 8th होती है, जिसमें उनको पता लग जाता है और एक आइडिया हो जाता है कि गिल्टी कौन है और मामला किस तरफ जा रहा है। लेकिन यही जो एक्सपर्टीज है, जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, जाहिर है उसकी वजह से आपके अंदर ये एक तीसरी आंख खुलती है और आपको नजर आता है कि सिचुएशन कैसे क्लियर करनी है और विक्टिम कौन है इसमें और कल्प्रिट एक्चुअली कौन है। फिर उसके ऊपर, उस सिनेरियो के ऊपर, उस सेंस के ऊपर पूरा केस बिल्टअप भी किया जाता है और काम भी किया जाता है। इससे पहले कि मैं अपना अगला सवाल पूछ करूं, मैं एक वीडियो नाजरीन को दिखाना चाहूंगी, फिर मैं उस पर आपसे सवाल भी करूंगी। जी अच्छा, ये एक वीडियो है कामों की टोल प्लाजा है, सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी वायरल हो रही है कि किस तरह से पॉइंटेड गन्स के साथ वहां पर लोग मौजूद और टोल प्लाजा पर जनरली सर्च ऑपरेशन और पुलिस मौजूद थी और पुलिस है। ये आप वीडियो अगर देखें तो किस तरीके से उन्होंने जाने दिया, कल्प्रिट्स को गुजरने दिया। ऐसा क्या होता है सर, किस तरह से ये ऑपरेशन कंडक्ट किए जाते हैं, किसकी कमांड होती है? क्योंकि ऐसी वीडियो के ऊपर लोग बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं डर गए, पीछे हट गए, नहीं पकड़ सके मुलजिमान को, टायर पे गोलियां चला सकते थे। बहुत से इंटरनेशनल एसओपीज होते हैं जो ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं और ये तो बेसिक ट्रेनिंग का हिस्सा है। डीआईजी साहब, आप कमेंट करना चाहेंगे इसके ऊपर? जी सिमल, बिल्कुल, ये मैंने वीडियो मैंने भी देखी है, तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर उस तरह दलेरी का मुजाहरा नहीं किया गया। और जैसे देयर आर डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स, कुछ लोगों का हौसला बड़ा होता है, कुछ स्ट्रॉन्ग नर्व्ड होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिचुएशंस में अपने हवास कायम रखते हैं, बाज़ लोग होते हैं जो हवास जरा थोड़े से वो उस तरह रिएक्ट नहीं करते स्ट्रांगली। तो इवन दो कि दे गो थ्रू सर्टेन ट्रेनिंग्स, और बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि एक आम आदमी की निस्बत इन्हें डेफिनेटली ज़्यादा प्रॉम्प्टली और हौसले के साथ काम करना चाहिए। बट इवन आफ्टर सर्टेन ट्रेनिंग्स, वो जो अल्लाह ताला ने एक इंसान के अंदर वो रखी होती हैं कैरेक्टर्स, तो उसमें समटाइम्स लोग उस तरह दलेरी से रिएक्ट नहीं करते। लेकिन डीआईजी साहब, मैं माजरत के साथ मैं आपको यहाँ पर कथा कलामी माफ कीजिएगा, इस हद तक तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें पुलिस गलत साबित हुई, गलत फायरिंग करने के इंसिडेंट्स में, वो चाहे साहिवाल का हो, वो चाहे इस्लामाबाद का इंसिडेंट हो, उसके ऊपर बात नहीं की जा रही। इट्स अबाउट शार्पनेस। यू डोंट हैव टू स्ट्रेट फायर एट द पर्सन। आप टायर के ऊपर फायर करके रोक सकते थे। कुछ प्रोफेशनल टैक्टिक्स होते हैं। नॉट एवरीबडी कैन बी अ पुलिस ऑफिसर ना। मेरा वो दिल गुर्दरा नहीं है तो मैं पुलिस ज्वाइन कभी नहीं करूंगी। सो पुलिस ऑफिसर्स एक्सेप्शनल होते हैं, उनकी तो प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती हैं और उनके लिए तो ये जस्टिफिकेशन आनी ही नहीं चाहिए। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं सिमल, बट जैसे मैंने अर्ज की है ना कि इवन जैसे देखें हमारे मीडिया में बाज़ लोग ज़्यादा शार्प होते हैं, बाज़ ज़रा थोड़े से स्लो होते हैं, इवन दो कि वो सेम उसमें प्रोफेशन में है। इसी तरह हमारी फौज में सुई गैस, कोई महकमा भी ले लें, इवन दो दे गेट द सेम ट्रेनिंग, लेकिन उसमें जो आपकी क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ लोग एक्सेल करते हैं, बहुत ऊपर तक जाते हैं, कुछ हालांकि सेम रिक्रूटमेंट होती है लेकिन बहुत ऊपर तक एक्सेल नहीं करते। तो वो आप सही कह रही हैं, इन्हें करना चाहिए। उस वक्त थोड़ी सी इसमें हमें कॉन्फिडेंस देने की भी ज़रूरत है। फोर्स में कुछ सर्टेन इंसिडेंट ऐसे हुए जिसमें इवन दो कि कोई मेलाफाइडी नहीं थी, लेकिन फिर भी जब आप रिएक्ट करते हैं तो उसमें जो इंसिडेंट हुआ, कुछ कोई बंदा जख्मी हो गया, तो फिर उसमें देखें डेफिनेटली एक्शन तो लेना पड़ता है फिर उसमें कि अगर कोई इनोसेंट आदमी है, उसे बेशक आपकी मेलाफाइडी नहीं है, फिर भी अगर वो हर्ट हुआ है
तो बट ये आपकी बात दुरुस्त है कि यहाँ इन्हें ज्यादा दलेरी का मुजाहरा करना चाहिए था, ज्यादा प्रोफेशनल। आई थिंक उनकी डिपार्टमेंटल कॉल भी होनी चाहिए और पूरा एनालाइज होना चाहिए इस सिचुएशन को कि असल में व्हाट्स देयर साइड ऑफ द स्टोरी, क्योंकि दोनों साइड मैटर करती हैं। तो वो पुलिस एहलकार उस वक्त क्या सोच रहे थे या उनकी जस्टिफिकेशन क्या है वो भी सामने आने चाहिए। और मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि आप बेहतर कम्युनिकेशन के लिए काम कर रहे हैं आवाम के साथ, तो जब आवाम को एक्सप्लेनेशंस आएंगी तो कोई बात नहीं, वही बात आ जाती है कि गलतियां हो भी जाती हैं, लेकिन आवाम को पता होगा कि पुलिस हमारे साथ कम्युनिकेट भी कर रही है और हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब भी दे रही है। अच्छा डीआईजी साहब, आपने कहा कि आप बहुत से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत सी हेल्पलाइंस को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं और आपको याद होगा एक प्रोजेक्ट SMS का भी शुरू किया गया था 436 पर। 8787 तो हेल्पलाइन है ही, 15 भी है जिस पर अब क्विकली रिस्पॉन्स किया जाता है और सिचुएशन बेहतर है गुज़श्ता सालों के निस्बत। तो ये तमाम एप्लीकेशंस आपको लगता है पुलिस परफॉर्मेंस को बेहतर करेंगी? जी इंशाल्लाह डेफिनेटली। अभी आपने खुद ही जिक्र किया ना 15 का, तो इसको भी हम लोगों ने कन्वर्ज कर दिया IC3 में, ताकि जो वो अनड्यू डिले था इन ट्रांसमिशन और जो एक हेड से दूसरे हेड तक जाते हुए, तो उसको रिड्यूस किया गया, एक ही जगह कन्वर्ज करते हैं और वहीं से वो फिर डिसेमिनेट होती है कॉल। इसके अलावा जो दूसरी ऐप्स हैं, फॉर इंस्टेंस ये अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वेरिफिकेशन का एक होटल आए है और आपकी रजिस्ट्रेशन है, फॉरेन रजिस्ट्रेशन है। इसी तरह एक टूरिस्ट के लिए ऐप बनाई गई है जो जिसे डाउनलोड करेंगे तो जिस जगह भी जाएंगे उसके राउट्स, उसके अगर कहीं ट्रैफिक हैजर्ड है, ऑल्टरनेटिव राउट है, वहाँ पे होटल कौन से हैं, रेस्टोरेंट्स कौन से हैं, इमरजेंसी के लिए कौन सी जगह अवेलेबल है, हॉस्पिटल्स और स्टफ लाइक दिस। तो इसी तरह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को फैसिलिटेट करें और जहां पर हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर होगी तो जब हमारे पे कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह होगा तो लोग दे विल कम फॉरवर्ड और हमें भी फिर अवाम की तरफ से उसी तरह सपोर्ट मिलेगी। तो हमारे IG साहब जो है इनाम गनी, इनका कॉन्सेप्ट ये है कि पहले आप हिम्मत करें, फर्स्ट डू देन डिजर्व, पहले कोई काम करके दिखाएं कि हम कोशिश कर रहे हैं, फिर अवाम आपकी ईयर्स एंड आईज भी हो जाएंगे और अवाम आपके ऊपर ट्रस्ट भी करेंगे एंड डेफिनेटली उससे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होगी। डीआईजी साहब, गुड लक फॉर दिस प्रोजेक्ट। ये मिशन और ये ट्रैक आपका बिल्कुल ठीक है कि आवाम के साथ कम्युनिकेशन रखी जाए और आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, रियली अप्रिशिएटेड, क्योंकि ज्यादातर लोग अब सोशल मीडिया पर हैं और क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं या अपनी कंप्लेंट डायरेक्टली वहां पर भी फाइल करते हैं। तो पंजाब पुलिस, गुड लक फॉर दिस प्रोजेक्ट। आई रियली होप ये चाय पानी का जो कल्चर है ये खत्म हो और इसमें पुलिस ही अपने ऐसे काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन ले जो इस डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। इसी के साथ अगली स्टोरी की तरफ चलेंगे और एक बड़ी यूनिक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। सऊदी अरब में खजूरों और चश्मों का 2000 साल पुराना गांव जो है वो तवज्जो का मरकज बन गया। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा के इलाके में 2000 साल पुराना एक ऐसा तारीखी गांव मौजूद है जो पानी के कुओं, चश्मों और खजूरों के लिए मशहूर है। इस गांव में मीठे पानी के 99 चश्मे मौजूद हैं और यहाँ पर इस्लाम के इब्तदाई दौर और उससे कबल के दौर की कई कहानियाँ, वाक़यात, तारीखी आसार और बाक़ियात देखने को मिलती हैं जो अपने नाज़रीन को हज़ारों साल पीछे ले जाते हैं। बहुत सी चीज़ें हम पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन एक्चुअली वो एग्जिस्ट करती हैं, ये बहुत फैसिनेट भी करता है। कहा जाता है कि 1400 साल कबल तक शाम से हुजाज तक आने वाले तजारती काफ़िले इसी इलाके से गुजरते थे। ज़हूरुल इस्लाम के बाद ये इलाका तजारती और हुजाज काम के काफ़िलों की गुजरगाह भी बन गया और इस गाँव के तारीखी पहलुओं को उजागर करते हुए सऊदी फोटोग्राफर्स और तारीखी मकामात के मुहक्किक उन्होंने बताया कि यह गांव सिर्फ कुओं और चश्मों और खजूरों का मस्कन नहीं बल्कि इसे बाजारों की बस्ती भी करार दिया गया। इस गांव के मशहूर मकामात में मंगल बाजार है, खूबसूरत हुकूमती दफातर है, जामिया मस्जिद है, अलसीरा गांव, अलसीनिया, खैफुल हुसैन और सोएका बाजार भी शामिल हैं और इसे आबो ग्याह का इलाका भी करार दिया जाता है। 99 चश्मे हैं इसमें जी, जिसके मुख्तलिफ नाम हैं और पहाड़ों में ये जबल रिजवी और दयारे हुंसा से मशहूर और बड़े पहाड़ यहाँ मौजूद हैं। तो इट्स लाइक कि उस दौर का ये स्टॉप ओवर हुआ करता था जहाँ काफिले आकर रुका करते थे, पानी की फरहमी की वजह से भी, बाजारों के हवाले से भी, ट्रेड के हवाले से भी, और वहाँ कयाम करके फिर अपना सफर कंटिन्यू किया करते थे। तो देखिए कि उसकी बाकियात न सिर्फ वहाँ मौजूद हैं बल्कि जो लोग हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, वो एक्चुअली इसको स्टडी भी कर रहे हैं। इसी के साथ जी हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ फिर हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। T20 सीरीज जीतने के बाद पाकिस्तान के लिए एक एजाज तो ये था ही कि हमने 100 इंटरनेशनल T20 मैचेस जीतनी है एंड वी आर द फर्स्ट टीम जिसने अब तक 100 T20 मैचेस जीते हैं। अब ICC की रैंकिंग भी जारी हो गई है और T20 रैंकिंग ये जारी की गई है जिसके मुताबिक बल्लेबाजों की रैंकिंग में जो इंग्लिश बल्लेबाज हैं डेविड मिलान वो पहले नंबर पर है, भारत के लोकेश राहुल जो है वो दूसरे नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया के एरन फिंच तीसरे और हमारे कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का चौथा नंबर है। सो कंग्रेचुलेशंस टू बाबर आजम कि वो टॉप 5 में हैं, बट आई रियली होप कि हम ये थोड़ा सा और ऊपर जाएं, ज़्यादा नहीं, बस इंडिया को ज़रा क्रॉस कर दें, उसके बाद हम ठीक हैं, उसके बाद हम ठीक ठाक खुश हैं। जो बॉलर्स की रैंकिंग जारी की गई है जी उसमें टॉप 10 बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी बॉलर शामिल नहीं है, ये शर्मनाक बात है, जबकि अफगानिस्तान के राशिद खान जो हैं इस फहरिस्त में टॉप पर हैं। और फिर 3 पॉइंट्स की तरक्की हुई है पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में, 3 पॉइंट्स की तरक्की करके जनूबी अफ्रीका के शम्स तब्रेज़ी बॉलर्स में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। उनकी बॉलिंग वाकई में अच्छी थी और ICC T20 के ऑलराउंडर की रैंकिंग में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी पहले नंबर पर हैं, बांग्लादेश के शकीबुल हसन दूसरे और गैलन मैक्सवेल जो है वो तीसरे नंबर पर हैं, जबकि टॉप 10 ऑलराउंडर्स में भी पाकिस्तानी कोई खिलाड़ी शामिल नहीं है। तो बाबर आजम के लिए तो तालियां और पाकिस्तानी टीम को सोचना होगा कि हमने कैसे अपने हालात बेहतर करने हैं। लेकिन क्रिकेट का जो क्रेज है वो छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक करता है। इवन मुझे बचपन में बड़ा शौक होता था क्रिकेट खेलने का और मैं जब हमेशा मुझे बॉलिंग पर लगा दिया जाता था, लेकिन मुझे बैटिंग करने का मजा आता था ना, ऐसे एक्शन में ज्यादा मारती थी, शायद बॉल को हिट मैं उस तरह से नहीं कर पाती थी। कल मैं एक वीडियो देख रही थी तो मुझे चाइल्डहुड मेमोरीज ये सारी आ गई कि जबरदस्ती या तो हमें फील्डिंग पे लगा दिया जाता था या कहा जाता था वहां खड़े होकर गेंद फेंको। एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा था, इतनी इंटरेस्टिंग वो वीडियो है, मैं आपको दिखाती हूँ फिर उस पर बात करते हैं। To date for Maxwell. Oh, reverse. And the series, don't worry about that. I mean, इतना सीधा सा ये बच्चा है and look at his expressions, his style, the way he's playing, उसने जिस तरह से बल्ला घुमाया, क्या बात है जी, जबरदस्त। एंड तालियां होनी चाहिए इस बच्चे के लिए जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ फुल बल्ला घुमा के खेल रहा है। और ये क्रिकेट क्रेज तो हमारे गली मोहल्लों में मौजूद है, लेकिन जो लोग अच्छा खेलते हैं ना उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनको खेलने का शौक होता है ना प्लीज उनको भी मौका दिया करें, वो एक्शन लगाने में बड़े माहिर होते हैं। एनीवेज मूविंग ऑन, और इन्फॉर्मेशन चूंकि मैं आपको दे रही हूँ तो एक इन्फॉर्मेशन तो रह गई आलमी वबा के हवाले से, जो जाते जाते मैं आपको बताती चलूँ कि NCOC के 24 घंटों के अदादोशुमार जारी कर दिए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना का ग्राफ नीचे आ गया है, बट केसेस स्टिल एग्जिस्ट कर रहे हैं और ऐसे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ SOPs को फॉलो करना आपने नहीं छोड़ना, मास्क का इस्तेमाल करना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है या हाथ बार बार धोने हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोविड-19 के मजीद 958 नए केसेस सामने आए और इस तरह मुल्क में कोरोना के मुसद्दिका मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद जो रिकवर भी हो चुके हैं लेकिन काउंटेड कोविड पेशेंट्स जिनको अब तक कोविड हो चुका है दैट इज 5,64,077 और सिंध में ये तादाद सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पर पंजाब है। और मुल्क में इस वक्त अगर हम जिक्र करें कि जो लोग रिकवर कर चुके हैं कोरोना उनकी तादाद है 5,25,997 और एक्टिव केसेस यानी कि अस्पतालों में या अपने अपने घरों में जो आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं जो अभी कोविड पॉजिटिव हैं और इंशाल्लाह जल्द ही वो इससे रिकवर कर लेंगे, उनकी तादाद 25,383 हो चुकी है। और आपको याद है कि 43,000 तक ये केसेस चले गए थे इन द सेकेंड वेव। कोरोना के मजीद 47 मरीज जो हैं वो जान की बाजी हारे हैं गुज़श्ता 24 घंटों में। और ऐसे में हम सब ने अपना सिर्फ ये रोल प्ले करना है कि कोविड से ना सिर्फ अपने आप को, अपने प्यारों को बचा कर रखना है और घर से बाहर निकलते हुए मास्क नहीं उतारना या सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। दैट्स द ओनली टिप दैट कैन सेव यू फ्रॉम कोविड-19। इसी के साथ जी आपसे इजाजत चाहेंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें जरूर दीजिएगा। सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, किस बारे में बात हो और किस बारे में कौन से गेस्ट हमने, ये आपकी सजेशंस बहुत मैटर करती हैं जी। आप ट्विटर पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, 24 न्यूज़ HD का पेज है, इंस्टाग्राम के ऊपर 24 न्यूज़ HD है और फेसबुक के ऊपर भी 24 न्यूज़ HD पेज एग्जिस्ट करता है एंड ऑल्सो 24/9 का पेज भी फेसबुक पर है। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप हमारी टीम के साथ और हम उस स्टोरी के ऊपर बात भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ YouTube पर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए 24 न्यूज़ HD। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।